स्टोरी की शुरुआत में हमें एक सेक्टर दिखाया जाता है जहाँ जो दो बर्ड एक दूसरे को लव कर रहे होते हैं। जो दोनों डक होते हैं वो हैरान हो जाते हैं आवाज को सुन के किसी के चिल्लाने की। हमें पता चलता है कि वो एक ओल्ड मैन होता है जो अपने चेहरे को पानी में देख के चिल्ला रहा होता है, ये मेरा शरीर, ये मेरी हाथे, इरकार ये सब क्या हो रहा है। मैं अपने क्लास में सिर्फ सो रहा था, जब मैं उठा हूँ तो मैं इस ओल्ड बॉडी में हूँ। हमारा एमसी रोने लगता है और कहने लगता है, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। मैं अभी अपनी लाइफ जीने चाहता था, मैं अभी कॉलेज लाइफ होने वाली थी मेरी, लेकिन मैं ये ओल्ड मैन में आ गया। ये मुझको मंजूर नहीं है। अगर मैं इस बॉडी के अंदर आ चुका हूँ तो पक्का ये कोई मामूली कल्टिवेटर नहीं होगा। जरा मुझे देखने दो इसकी मेमोरी। हमें उसके माइंड में देखें कारण कुछ चीजें पता चलती है। जो दुनिया है वो कैनुअल रैम है। यहाँ की जो कल्टीवेशन लेवल है वो रिफाइन ची, गोल्डर एलेक्जर, होंगची, डिवाइनिटी, ग्रेट असेंशन और ट्रू इमोर्टल। तो हमें हमारे एमसी के बारे में बताया जाता है कि जो हमारा एमसी है वो बहुत बड़ा जीनियस था, जो बहुत कम उम्र में गोल्डन रेल तक पहुंच चुका था, जो 6 मेजर सेक्टर हैं उनमें से एक में ज्वाइन हो चुका था। इसका मौका हर किसी को नहीं मिलता है। इन एक मिशन के समय में एक हमला हुआ था डीमन सेक्टर से, जिसके कारण इसका जो मेरिडियन है वो ब्रोक हो गया और जिसके कारण इसकी ये हालत हो गई। और इन सब के कारण ये दुनिया से अलग होके रहने लगा और इसका अब ये 110 साल है। ये नहीं हो सकता। इसकी मेमोरी के हिसाब से मैं तो एक कल्टीवेटर भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो डांटियन है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहाँ तक कि इसकी उम्र की बात हुई, इसकी उम्र भी बहुत हो चुकी है। इसका मतलब ये कभी भी मर सकता है। तो अच्छी बात है कि मैंने बहुत सारा मांगा पढ़ा है। मुझे लगता है कि मुझे भी कोई चीज सिस्टम मिला होगा। अपने स्टिक को जमीन में पटकता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम तुम्हारे डैड यहाँ आ चुके हो, तुम मेरे सामने प्रकट हो, इसलिए तुम्हें मेरे सामने आना चाहिए। इन अगले पल में कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तुम क्या, तुम मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हो? ये सब खेलने की समय नहीं है, जल्दी आओ। मैं मजाक कर रहा था, प्लीज तुम मेरे सामने आ जाओ। उनका कोई जवाब ना सुन के हमारा जो एमसी है वो कुछ सोचने लगता है, क्या हुआ अगर मेरे पास सिस्टम नहीं है। मेरे ख्याल से मेरे पास कोई ऐसा रिंग होगा जिसमें कोई ओल्ड मास्टर होगा जो मुझे कल्टीवेशन के पाथ पे आगे ले जाएगा और मैं उससे अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा पाऊंगा। ढूंढना चाहिए, काश मेरे पास रिंग हो। आखिरकार मैंने ढूंढ लिया एक रिंग। ओल्डमैन, आप क्या यहाँ हैं? प्लीज मेरी आवाज की जवाब दीजिए। दिखाया जाता है रिंग से कोई जवाब नहीं आता। ये नहीं हो सकता, ये तो बेकार एक अंगूठी है, इसमें कोई मास्टर नहीं है। उस रिंग को दूर फेंक देता है। ओल्ड हेवेंस, तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो? अगले पल में दिखाया जाता है कि सिस्टम अपने आप को और नहीं रख पाता, वो हमारे एमसी के सामने आ जाता है। हमें पता चला है कि जो होस्ट है वो हेवन को गालियां दे रहा है, इसलिए हमें उन्हें रोकने के लिए एक्टिवेट होना पड़ा है। एमसी कहने लगता है, आखिरकार तुम आ चुके हो, मैं तुम्हारी कितनी इंतजार कर रहा था। माफ कीजिएगा होस्ट, हम लोग गहरी नींद में थे, इसलिए आपकी जो आवाज है हमारे तक नहीं पहुंची। लेकिन इस हम आपको बिगनर गिफ्ट पैक देते हैं। क्या ये बिगनर गिफ्ट पैक को आप ओपन करना चाहेंगे? हाँ, आखिरकार किस बात की देरी है, जल्दी ओपन करो। जब तक आप अपने से ज्यादा स्ट्रोंगर से लड़ेंगे तब तक आप उससे भी ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे। इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी भी एक कल्टीवेशन वाले लेवल से लड़ते हैं तो जो आपका कल्टीवेशन लेवल है उससे एक कदम आगे रहेगा। के अलावा आपको और कोई सभी साइड इफेक्ट झेलना नहीं पड़ेगा। तू सच बोल रहा है ना? ये क्या सचमुच ऐसा काम करेगा? लेकिन मैं तो अभी एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ। किसी को डाउट हो रहा होता है कि अगर वो कल्टीवेशन से फाइट करता है तो उसे तो दिक्कत आ सकती है। कहने लगता है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है होस्ट, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब तो ये है ना कि जो भी मेरे अपोनेंट होगा उससे तो मैं एक लेवल का ज्यादा ही होऊंगा, तो आखिरकार इससे मेरे कल्टीवेशन करने का क्या ही फायदा। ऐसा है तो मुझे कल्टीवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी सिस्टम की आवाज आती है, ये सब तो ठीक है होस्टर, लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो आपकी जिंदगी है वो सिर्फ 1 घंटे की बची हुई है। क्या मेरी फूटी किस्मत है, मुझे सिस्टम तो मिल गया, लेकिन मेरी जो लाइफ है वो सिर्फ 1 घंटे की बची है। मुझे जल्दी जाना होगा और किसी से अपने आप को चैलेंज करवाना होगा, वो मुझे फाइट करे तो जो मेरा कल्टीवेशन लेवल है वो आगे बढ़े और मैं जी पाऊं। एमसी आगे बढ़ रहा होता है सीढ़ी से नीचे उतरते हुए और कहने लगता है, ये क्या मेरी किस्मत है, मुझे नीचे उतरने में भी इतना दिक्कत जा रहा है और मेरी जो जिंदगी है वो 1 घंटे की ही सिर्फ बची हुई है। सिस्टम, तुम ये कह रहे थे ना कि जो हमारे सेक्ट है उसमें हेवनली डिमन ने अटैक कर लिया है। तब हमारे एमसी को कहने लगता है,
होस्ट, अगर आपको कुछ करना है तो जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास जो मिनट है वो सिर्फ 45 मिनट बचे हुए हैं। अरे रुक जा भाई, क्या तुझे लग रहा है कि मेरी बूढ़ी हड्डियां मेरी साथ दे रही है? कहा जाता है कि माउंटेन पे पीक पे पर्पल रंग का क्लाउड और थंडर बरस रहा होता है, जिसके कारण हमारे एमसी की नजर वहां जाती है और वो कहने लगता है, आखिरकार वहां क्या चल रहा है? क्या वहां कोई बीस्ट है? कहा जाता है कि एल्डर और जो वहां के लीडर है वो एक जगह खड़े होते हैं और कहने लगते हैं, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी जो सैंटन सेक्ट है उसमें हमला करने की? चील डीमन खड़ा होता है और कहने लगता है, क्या तुझे लगता है कि तेरा जो सैंटन सेक्ट है वो इतना महान है? डीमन किंग जो जिंदा है वो तेरे सेंटियन सेक्ट को तबाह करने आया है। लीडर कहने लगता है, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे पता है ना कि तुझे पिछली बार कैसे हराया था? तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू वहां से भाग गया, वरना तो उसी दिन मारा जाता। अब तू इतनी हिम्मत कर रहा है कि अपने साथ बाकी डिमोनों को लेके मेरे सेक्ट पे हमला कर रहा है। चिंटियान सेक्ट, तुम्हारे वजह से ही मुझे ये चीज का मौका मिला है कि मैं इतना ताकतवर हो सकूं। अब तुम्हें इसकी तो भुगतान करनी ही पड़ेगी। जो लीडर होता है चैंटियन सेक्ट का वो कहने लगता है, क्या जो तुम्हारा ऑरा है वो तो क्या तुमने अपना अगला ब्रेक थ्रू कर लिया है? बाकी लोग कह रहे होते हैं, एल्डर हमें क्या करना चाहिए? इसने तो अपना जो कल्टीवेशन है उसे ब्रेक थ्रू कर लिया है अगले लेवल पे। कह रहे हैं कि लीडर अभी कुछ बताया नहीं गया, लेकिन मैं लीडर बोल रहा हूँ क्योंकि ये सामने आया था हमला के लिए, तो हम लोग इसे ऐसे ही नहीं संभाल पाएंगे क्योंकि इसने अपना ब्रेक थ्रू कर चुका है। मुझे लगता है कि हमारे डरने से ये कुछ हो पाएगा, हमें डट के लड़ना पड़ेगा। हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और कहने लगते हैं, हमें सियांटियन सेक्टर को बचाने के लिए अपनी जान को खेल के इसे मारना होगा। दिखाया जाता है कि जो बाकी लोग होते हैं वो एक एक डीमन से लड़ रहे होते हैं। एक और एल्डर है, वो डीमन के हमले को अपने स्वॉर्ड से रोकता है। एमसी कहने लगता है, अरे भाई मेरी कोई मदद कर दो, मुझे वहां पहुंचा दो। उनकी आवाज आती है, होस्ट आपके पास सिर्फ 20 मिनट बचे हुए हैं। एमसी कहने लगता है, अरे नहीं, मैं तो अभी अभी इस दुनिया में आया था, क्या मुझे फिर से इस दुनिया से जाना होगा? मुझे यहाँ से तुम ले चलो, क्या कोई मुझे यहाँ से सुन नहीं पा रहा? बस कोई चारा नहीं है, मुझे ऐसे ही करके जाना होगा आगे। अरे ये बूढ़ा शरीर, मेरी हड्डियां कांप रही है, मुझे ऊपर चकते हुए नहीं बन रहा। ईगल डिमन बीस्ट होता है, वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारा जो सेंटियन सेक्ट है क्या वो इतना ही कर सकता है? ऐसा है तो तुम्हारा जो सेंटियन सेक्ट है आज मैं इसे तबाह कर दूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो नेशनल सोल स्टेट है वो कितना पावरफुल होता है। बीस्ट है वो हमला करने लगता है, वो भी अपने खतरनाक ऑरा और एक लेजर बीम के साथ। वो हमला जाके सभी लोगों को लगता है, जिसके कारण वो लोग गंभीर चोट आती है और वो लोग नीचे गिरने लगते हैं। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ गोल्डन एलेक्सर स्टेज पे हैं, लेकिन ये सोल स्टेज है, इसके बीच और हमारे बीच बहुत बड़ा गैप है। ईगल बीस्ट है हंसने लगता है और कहने लगता है, आखिरकार तुम्हें पता चल गई ना कि तुम्हारी क्या औकात है और कौन आना चाहता है मुझसे लड़ने के लिए। आ जाओ, मैं सभी को आज खत्म कर दूंगा। तुम बस वहां बैठे रहो घायल हालत में, मैं तुम्हारी सेक्टर और तुम्हें कैसे तबाह करता हूँ तुम अपनी आंखों से देखना। चिल की नजर जाती है, हमारा एमसी चिल्लाते हुए कहने लगता है, तुम घटिया बर्ड कहीं के, तुम्हारे जो पिताजी हैं वो आ चुके हैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए, किसी और से नहीं तुझे कह रहा हूँ, चिड़िया कहीं के। इस चीज को सुनने के बाद ईगल जो किंग है वो गुस्सा होने लगता है और हमारे एमसी को देख रहा होता है गुस्से से। ईगल बिस्ट कहने लगता है, हे तू ये क्या कर रहा है? क्या तू मरना चाहता है? वैसे भी तेरे पास ज्यादा जिंदगी बची नहीं है। हे बुड्ढे यहाँ से चले जा, मैं वरना तुझे पल भर में मार डालूंगा। ए तूने बुड्ढा किसे बोला? मैं तेरा बाप हूँ, मैंने तुझे बताया नहीं कि तू मेरा बेटा है? और तू क्या हरकत कर रहा है? ये सब मैंने सिखाया है तुझे? ये मेरी बात समझ नहीं आ रहा तो मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, आ मुझसे लड़ मेरे बेटे। खा कि तेरे में कितना ताकत है कि तू अपने बाप को हरा सकता है कि नहीं। अगर तू डर चुका है और नहीं आ रहा मेरे पास, इसका मतलब ये है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, तू मेरा बेटा है, समझा? रैमजी कहने लगता है मन में, ये अच्छी बात है कि इस ओल्ड मैन के पास ये मैजिकल स्पीकर था, इसकी मदद से जो मेरी आवाज है साफ साफ सुनाई देगी। जब तक मेरे पास स्पिरिट स्टोन है तब तक। ईगल डिमन किंग है, उसे गुस्सा आने लगता है और वो कहने लगता है, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इतने एरोगेंट और इतने कमीना आदमी नहीं देखा। तू मुझे गुस्से दिलाने में सफल रहा, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। ये एल्डर है और लीडर लीडर लेकिन ये अभी नहीं पता, ठीक है, लेकिन मैं एल्डर और लीडर बोल रहा हूँ तो समझ जाना। लीडर और एल्डर कहने लगते हैं, क्या वो जूनियर ब्रदर नहीं है? ये वो कहने लगती है, आखिरकार जो जूनियर ब्रदर है वो आखिरकार वहाँ कर क्या रहे हैं? यहाँ तक कि पता है उनका जो कल्टीवेशन था वो तो तबाह हो चुका था ना, अब वो तो एक ऑर्डिनरी है।
बाकी एल्डर कहने लगते, आखिरकार ये चल क्या रहा है? ये जो ब्रदर हैं, ये तो अपने आप को अलग से रखे हुए थे ना? इनको तो दुनिया से कोई खबर नहीं था कि उनके साथ क्या चल रहा है। तो आखिरकार वो इस समय यहाँ कर क्या रहे हैं? और वो भी जो इसे और गुस्सा दिला रहे हैं ईगल बर्ड को कि एक डीमन किंग बन चुका है अब। मैं मानता हूँ कि अगर ये पहले की तरह होते तो ये हमारी मदद कर सकते थे इन्हें हराने में। लेकिन जब से इन्होंने डीमन के ऊपर हमला करने के लिए आगे गया था, तब इन पे हमला हुआ था, जिसके कारण जो इनकी कल्टीवेशन है वो टूट चुकी है। तो आखिर ये हमारी कैसी मदद कर सकते हैं यहाँ, और ये यहाँ क्यों आए हैं? और कहने लगता है, ऐसे में तो वो जो जूनियर ब्रदर है वो अपने आप को मरवाना चाहता है ना, ये सब कह के मैनिगल कहने लगता है, हा हा हा, तू वही है ना जो इस सेक्टर का जीनियस था और हमारे डीमन सेक्टर में हमला करने के लिए आया था। तब तुम्हारी जो कल्टीवेशन है उसे तबाह कर दिया गया था। तू इतनी हिम्मत कर रहा है आज यहाँ आके ये सब बकवास करने की। मानता हूँ कि एक समय तू जीनियस था, लेकिन अब तू एक कचड़ा है, कचड़ा जिसे मैं फूक मार के भी खत्म कर सकता हूँ। उसी की सांस फूल रही होती है क्योंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं होता। वो कहने लगता है, मेरे पोते तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुझे खत्म करने के लिए मुझे कल्टीवेशन की जरूरत नहीं है। मैं भी तुझे ऐसे ही मार सकता हूँ जान से। क्या लगता है कि तेरी ये ओल्ड मैन को तुझे मारने के लिए किसी कल्टीवेशन की जरूरत पड़ेगी? नहीं, मैंने जो कहा है मैं वही करूंगा। बताने लगता है, होस्ट आपके पास सिर्फ 10 सेकंड बचे हुए हैं। इसी मन में सोच रहा होता है, आखिरकार मैंने इसकी इतनी इंसल्ट कर ली है तो भी ये मेरे ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहा है? सिस्टम काउंटडाउन शुरू करता है, 10, 9, 8, 7, 6। उनकी अपना हमला करता है और कहने लगता है, तूने बहुत बकवास कर ली है। अच्छा ऐसा है तो ये जो मेरा हमला है आज तुझे यहाँ से पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तेरी हड्डियां भी नहीं बचने वाली है जिससे तुझे कोई संभाल के रख पाए। मैं तुझे आज खत्म करने के बाद जो तेरे सेक्टर हैं उन्हें भी खत्म कर डालूंगा। इमन किंग के हमले के कारण एक लेजर बीम बहुत बढ़ा जाता है ताकत का। ये देख के हमारा एमसी बहुत खुश होता है, आखिरकार इसने हमला तो कर दिया मेरे ऊपर। आखिरकार मेरी कल्टीवेशन चालू हो सकती है। बस इसका हमला मेरे समय खत्म होने से पहले मेरे पास पहुंच जाए, वरना मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा इसके मारने से पहले। बहुत बढ़िया, आखिरकार ये हो चुका है। कहा जाता है कि जो हमारे एमसी के ऊपर हमला हो गया होता है जिसके कारण उसका कल्टीवेशन बढ़ने लगता है, और इसके कारण हमारे एमसी के आंख में एक फ्लावर बनता है। बताने लगता है, बधाई हो होस्ट, आपके ऊपर हमला किया गया है जिसके कारण जो आपके कल्टीवेशन है उसे उससे भी ज्यादा एक लेवल का बढ़ा दिया गया है कि जो कल्टीवेशन है उसे नेशनल सोल स्टेज में पहुंचा दिया गया है। होस्ट कहा जाता है, हमारे एमसी का जो बॉडी है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, पहले ओल्ड था उससे यंग बन रहा होता है। आखिरकार मैं नेशनल सोल रियम में पहुंच गया। ये फीलिंग होस्ट, हमने आपको कहा था कि आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला इन सब चीजों से। कहा जाता है हमारा एमसी का हमला और जो डीमन किंग का हमला है एक दूसरे से टकराता है। ईगल किंग है वो घबराने लगता है और कहने लगता है, आखिरकार ये क्या हो रहा है? बाकी एल्डर है वो कहने लगते हैं, आखिरकार ये क्या चल रहा है, क्या हुआ? तभी जो एल्डर और लेडीज होती है, लेडी एल्डर मतलब, वो कहने लगती है, आखिरकार क्या हो रहा है? जो जूनियर ब्रदर है उनके साथ कुछ हुआ है क्या? क्या वो जिंदा है कि नहीं? दिखाया जाता है जो हमारा एमसी है उसका रूप पूरी तरीके से बदल गया होता है, उसका ऑरा भी बहुत बदल गया होता है। हमारा एमसी अपने हाथों को देख रहा होता है जहाँ एक गोल्डन लोटस बना होता है और कहने लगता है, क्या ये इस कल्टीवेशन का पावर है? ईगल किंग है वो घबराने लगता है और कहने लगता है, क्या जो तुम्हारा कल्टीवेशन है वो इतना ज्यादा है? कर मुझे पहले क्यों नहीं पता था कि तुम्हारे सेक्टर में इतना ताकतवर कोई है? चीजों को देख के जो एल्डर और लीडर होते हैं वो भी घबराने लगते हैं और कहने लगते हैं, आखिरकार ये कैसे हो सकता है? जो जूनियर ब्रदर है उसका कल्टीवेशन वो क्या खत्म नहीं हो गया था? आखिरकार उनका कल्टीवेशन इतना ज्यादा हो कैसे सकता है? आखिरकार ये उतने समय से कर क्या रहे थे? क्या ये अपने आप को छुपाना चाहते थे पूरी दुनिया से अपने आप को कि इनका लेवल इतना ज्यादा है? इतने समय से लगता था कि जो जूनियर ब्रदर है वो सिर्फ एक मामूली इंसान बन के रह चुके हैं, लेकिन इन्होंने तो बहुत ज्यादा कल्टीवेशन हासिल कर लिया है। जूनियर ब्रदर, आपको कम से कम हमें इतना तो बताना चाहिए था ना कि आपका जो मेरिडियन है वो ठीक हो चुका है। इससे हम आपके बारे में इतना चिंता नहीं करते, और आपने तो कितना ज्यादा अपना कल्टीवेशन को बढ़ा लिया है आगे। जूनियर ब्रदर, आखिरकार आपने सारी स्किल को कैसे छुपा के रखा था? आपकी कल्टीवेशन है वो कुछ ज्यादा ही आगे निकल चुका है। ये पूरे प्रोविंस में आपके जितना ताकतवर कल्टीवेटर नहीं है, और अगर हम गिनना भी चाहेंगे तो अपनी उंगली में गिन सकते हैं, इतने कम हैं।
ईगल डीमन किंग है वो घबराने लगता है और कहने लगता है कि माफ कीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से आपको कुछ गलतफहमी हो चुकी है। मैं तो चिंटियान सेक्ट में इसलिए आया था क्योंकि जो पहले की दुश्मनी है उसे भुला सकूं। मुझे अर्जेंट कुछ काम आ चुका है, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। और अगर मैं अगली बार आऊंगा आपके सेक्ट में तो आपको रिस्पेक्ट और आपके सेक्ट को रिस्पेक्ट दूंगा। तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूँ क्योंकि तुमने हमारे सेंटियन सेक्ट में आया और जितने डिसाइपल हैं उन्हें मारने लगा और हमारे सेक्टर को खत्म करने की कोशिश की है। अगर कोई ऐसे एक दूसरे को ग्रेटिट्यूड दिखाता है। होस्ट बधाई हो, आपने पहली बार अपना कल्टीवेशन पाया है, इसलिए आपको रिवॉर्ड के तौर पे एक स्किल मिलती है क्योंकि वेंथलेस प्रिजन है। एमसी अपने हाथों में एनर्जी लेता है और कहने लगता है, मैं भी तुम्हें ग्रेटिट्यूड देता हूँ और मैं तुम्हारे जितने भी क्लैन के सारे सदस्य हैं उन्हें खत्म कर दूंगा और जो तुम्हारे सेक्ट हैं उन्हें तबाह कर दूंगा। उसके बाद मैं भी बोलूंगा कि मैं भी यहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और मैं यहाँ सिर्फ आपको ग्रेटिट्यूड पेश करने आया हूँ। क्या तुम्हें चल जाएगा? इन चीज को सुनने के बाद जो ईगल किंग है उसे गुस्सा आने लगता है और उसकी आंख बड़ी हो जाती है और वो कहने लगता है, ईगल किंग कहने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे बस थोड़ा सा आगे है? तो क्या मैं तुम पे लड़ नहीं पाऊंगा? चाहे मैं मर जाऊं लेकिन तुम्हें गंभीर चोट या तुम्हें घायल या तुम्हें मार तो सकता ही हूं मैं। चलो, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। मैं यहाँ से शांति से चला जाऊंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे रोका तो ये याद रखना कि मैं मरूं या ना मरूं, लेकिन तुम्हें घायल करके तो मरूंगा ही। तुम ये भूल जाओ कि यहाँ कुछ हुआ है, मैं भी भूल जाऊंगा कि मैंने कुछ किया है और मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगा। एमसी कहने लगता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तू क्या करना चाहता है या तू क्या कहना चाहता है। तूने बहुत ज्यादा ह्यूमन को मारा है, हमारे डिसाइपलों को भी मारा है, तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। चाहे उसके लिए तुझे मुझे मारना ही पड़े, चाहे तू कितनी भी कोशिश कर ले, मेरे सामने तू कुछ नहीं कर पाएगा। तुझे अगर यकीन नहीं है तो तुझे मैं अभी साबित करके दिखाता हूँ। और एक हमला कर देता है आगे। बल्कि गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, तूने ये ठान लिया है तो आज तेरी मेरी मौत होनी पक्की है। हमारा एमसी एनर्जी बॉल बनाने लगता है अपने पावर के साथ। अरे जो एमसी है वो स्काई फिंगर अटैक करता है, जिसके कारण स्काई से एक फिंगर आता है। जो ईगल किंग है ये देख के घबराने लगता है। वो घबराने लगता है और डर के कारण पसीना आने लगता है। और जब वो आसमान पे देख रहा होता है एक बहुत बड़ा फिंगर, तब वो कुछ नहीं कर पाता। इसे रोक दो, मैं कुछ नहीं चाहता। तो मेरा क्लैन खत्म कर दो। मैं अभी अभी इस लेवल में आया हूँ कल्टीवेशन के, मैं इतनी आसानी से मरना नहीं चाहता। हमारे एमसी के हमले के कारण वहाँ बहुत बड़ा एक क्रैक बन जाता है। दिखाया जाता है कि हमारा एमसी का जो हमला है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया होता है। इस कारण चारों तरफ स्मोक हो गई होती है। ईगल डीमन किंग का हाल दिखाया जाता है कि उसका कोई शरीर का पार्ट नहीं बचा होता, बस उसका खून बचा होता है। वो भी भाप बन के हवा में गायब हो रहा होता है। बाकी डीमन बीस्ट होते हैं वो कहने लगते हैं, सभी लोग यहाँ से भागो, जो हमारे डीमन किंग है उन्हें मार डाला गया है। हमें यहाँ से बचना है तो हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। सभी लोग चारों तरफ भागो। एमसी कहने लगता है, क्या तुम मेरी नजर से भागना चाहते हो? ऐसा तो नहीं हो सकता। में दिखाया जाता है कि हमारे एमसी के हमले के कारण स्काई में एक हैन बन जाता है। वो जो हैन है वो जाके बड डीमनों पे पड़ता है, जिसके कारण कुछ सबूत नहीं बच पाते हैं उनके कभी रहने का। से आगे आने लगता है एल्डरो के पास और कहने लगता है, अब जो ये फिल्फी डीमन है ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे कभी भी, क्योंकि इनका जो अस्तित्व है आज यहीं से मिट चुका है। सेक्ट लीडर है वो कहने लगता है, जूनियर ब्रदर आपके लिए धन्यवाद, अगर आप नहीं होते तो हमारा जो सेक्ट है वो तबाह हो जाता। माफ कर दीजिएगा जूनियर ब्रदर, लेकिन आपका जब कल्टीवेशन टूट चुका था तो मैंने समझा था कि आप अब बेकार हो चुके हैं, इसलिए मुझे क्षमा कीजिएगा। मुझे लगा नहीं था कि आप अपने कल्टीवेशन को ऐसा छुपाएंगे और आपका जो कल्टीवेशन है वो इतना ज्यादा होगा। तो एल्डर है, इसका नाम सीयू है। सीयू कहने लगती है, जूनियर ब्रदर आप मेरे तरफ ऐसे क्या देख रहे हैं? का नाम जीयू है और इन सब नामों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आगे जाके आएंगे, लेकिन इनका कैरेक्टर के साथ नाम होगा तो आप समझ ही जाएंगे, तो मैं नाम से नहीं बोल रहा क्योंकि मेरे को याद भी नहीं रहता। ठीक है, तो ये समझो कि ये शॉर्ट पिक का मास्टर है। हाँ जूनियर ब्रदर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप अपने कल्टीवेशन को ऐसा छुपा के हमारे सेक्टर को अचानक से प्रोटेक्ट करेंगे। सचमुच एक अमेजिंग है। हमारा एमसी इन सब बातों को सुनता है तो वो कहने लगता है, ये अच्छी बात है कि मुझे इन लोगों को समझाना नहीं पड़ेगा। इन लोगों ने अपने ही मन में ख्याली पुलाव बना लिया है कि क्या होगा। अभी हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो घायल हालत में आ रहे होते हैं, इंजर्ड होते हैं। वो आते हैं और कहने लगते हैं,
मास्टर जो विंड थंडर सेक्ट है, उन्होंने अचानक से हम पे हमला कर दिया है। हम लोगों का स्पिरिचुअल मैन है, उन्हें इन लोगों ने अपनी तरफ से पूरा लूट लिया है। अभी डिसाइपल उस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे थे, उन लोगों ने उनको मार डाला। भिखारी, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जो विंड थंडर सेक्ट था, वो हमारे साथ तो अच्छे तरीके से रहते थे, कभी भी हमने उनका कोई बुरा नहीं चाहा, तो वो ये सब कैसे कर सकते हैं? वो स्पिरिचुअल मैन ने स्पिरिचुअल माइंड था, ठीक है, माइंड बेकार, बिना किसी स्पिरिचुअल माइंड के हम लोग आगे कल्टीवेशन कैसे कर सकते हैं? वो लोग ऐसा करेंगे तो इसका मतलब तो ये है कि जो हमारा कल्टीवेशन का पाथ है वो तो खत्म ही हो जाएगा। हम लोग अपने कल्टीवेशन को आगे कभी नहीं बढ़ा पाएंगे बिना स्पिरिचुअल माइंड के। उनसी को कहने लगता है, जूनियर ब्रदर, क्या आप हमारी मदद करेंगे इन सब चीजों को वापस लेने में? मैं सारे डिसाइपलों को लेके उनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार होने वाला हूँ। से भी अगर हम लोग कुछ करते नहीं है तो हमारा जो सेक्ट है वो वैसे ही तबाह हो जाएगा। एमसी मन में सोचने लगता है। इन सब चीजों को सोचने के बाद जो विंड थंडर सेक्ट है वो हमारे यहाँ 6 सेटों में से एक आता है, कि उनके साथ हमारी जो संबंध है वो उतने भी ठीक नहीं है, लेकिन कभी भी हम पे हमला करने की नहीं सोचा था। उन लोगों ने पक्का ईगल डीमन किंग के हमला करने के कारण पीछे से हमला करके हम लोगों को घात पहुंचाने की सोची है, और उन्होंने ये सब किया है। एमसी इन सब चीजों को सोच रहा होता है, तभी सिस्टम से आवाज आती है। सिस्टम ने आपको एक टास्क दिया है, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको विंड थंडर सेक्टर में जाके साइन इन करना पड़ेगा, जिसके कारण आपको एक बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है। एक बात, हमारा एमसी खुश हो जाता है और कहने लगता है, अच्छा ऐसा है तो वहां जाने के बाद मैं बाकी लोगों को मार डालूंगा जान से। ये कहने लगता है, एक काम करो, तुम लोग अपनी जो तैयारी है करके वहां आना। मैं विंड थंडर सेक्टर जा रहा हूँ उन्हें संभालने के लिए, और जितनी भी प्रॉब्लम है उन्हें उनकी जड़ से खत्म कर दूंगा आज मैं। जूनियर ब्रदर, आप कितने ज्यादा अमेजिंग है, मैंने नहीं सोचा था कि आपको ये ऐसा एक्शन लेंगे। हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी है वो वहां से पल भर में गायब हो जाता है उनकी आंखों द्वारा। ये एल्डर है वो कहने लगते हैं, आखिरकार जो हमारा स्वाइंटियन सेक्टर है वो आगे बढ़ने वाला है, और ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कि हम जितने भी 6 सेक्टर है उनको हम लोग लीड करें आगे। हमारे पास भी इतना पावरफुल एक बैकअप है। हमें विंड थंडर सेक्टर का गेट दिखाया जाता है। ये लोग बात कर रहे होते हैं, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो हमारा सेक्टर है वो इतनी आसानी से जो उन लोगों को स्पिरिचुअल माइंड है उसे लूट लेगा। इन सब चीजों को तो धन्यवाद करना चाहिए हमें वो ईगल डीमन किंग का। हमारा सेक्टर है वो टॉप का नंबर 1 आ सकता है लीड करने के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी इतने ज्यादा रिसोर्स हो चुके हैं सेक्टर को पीछे से लूटने के कारण। तो आखिरकार हम लोग टॉप के बनने वाले हैं, लेकिन जो डीमन किंग है, ईगल डीमन किंग, वो हम पे भी तो हमला करने आ सकता है। कोई कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो विंड थंडर सेक्टर है उन्होंने इमोर्टल सेक्टर से एक ग्रैंड मास्टर को बुलाया है, तो अगर डीमन किंग भी आ जाता है तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बताया जाता है ये जो बात कर रहा है ये विंड थंडर सेक्टर का लीडर होता है। थंडर सेक्टर का लीडर है वो कहने लगता है, कैप्टन, मैंने सुना है कि जो मेरा बेटा है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए उन्हें एक बहुत अच्छा मास्टर मिल चुका है। ये चीज जो मैंने सुना है वो सच है कि नहीं? मैं इसी कारण आपसे बात करने के लिए आपके पास यहाँ आया हूँ। आपका बेटा है, उसके परफॉर्मेंस को देख के हमारे एक एल्डर ने उसे अपना डिसाइपल बना लिया है, और उसको अपना जितने भी टेक्निक हैं वो सिखा रहे हैं। उनका एक पर्सनल डिसाइपल बन चुका है। ये जो आगे जाके वो अपना कल्टीवेशन प्राप्त करेगा वो कुछ ज्यादा ही होगा। बहुत बढ़िया है। इसका मतलब जो मेरा बेटा है उसके पास एक ऐसा मौका होगा कि वो एक इमोर्टल बन सके। तो उनके बगल में होता है वो कहने लगता है, मास्टर, ये मौका है हमारे एक सेलिब्रेशन मनाने का। हमें दिखाया जाता है कि जो इमोर्टल सेक्टर का ओल्डरमैन है वो अपने हाथों में एक बॉक्स रखा होता है जिसमें एक पिल होता है, जिसे वो सेक्ट लीडर को दे रहा होता है उसकी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। देख के हैरान होता है सेक्ट लीडर, और कहने लगता है, क्या एक नया सा सोल पिल? बाकी उसके डिसाइपल और एल्डर होते हैं वो कहने लगता है, बधाई हो लीडर, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप इसके बाद तो अपना जो ब्रेक थ्रू है उसे कर ही लेंगे। कार मैं भी अपना अगला कल्टीवेशन पे जा पाऊंगा, और ये तो मेरे लिए डबल खुशी की बात है क्योंकि मैं अपना लेवल भी कर सकता हूँ। ऊपर से जो मेरा बेटा है वो भी आगे जाके एक इमोर्टल बन सकता है। एक लीडर है वो इमोर्टल एल्डर से कहने लगता है, मुझे माफ कीजिएगा एल्डर, लेकिन जो जो डीमन ईगल किंग है अगर वो हम पे हमला करने आता है तो आप उसे संभाल लीजिएगा। इमोर्टल सेक्टर का ओल्डर मैन कहने लगता है, अगर वो यहाँ आता है तो मैं उसे संभाल लूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
जो हम लोगों की इतनी मदद की है इसके लिए शुक्रिया। आपके वजह से ही हमने उनका स्पिरिचुअल माइंड को भी ले लिया है और इसके बाद जो हमारा मोटिवेशन है वो सभी का बहुत आगे से बढ़ पाएगा और हम लोग जल्द ही टॉप सेक्टर में से आ जाएंगे। तो ईगल डिमन किंग है उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे हमें उनसे। हमारा सेक्टर है वो राइज होने वाला है, सबके ऊपर आने वाला है। दिखाया जाता है कि पीछे से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, कोई आने लगता है आगे, कह जाता है ये और कोई नहीं हमारा एमसी है। एमसी आते हुए कहता है, क्या ये विंड थंडर सेक्टर है? क्या मैं सही जगह आया हूँ कि नहीं? सेक्ट लीडर है वो चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारा जो विंड थंडर सेक्टर है उसके हॉल में ऐसे आने की? जीना नहीं चाहता क्या? तू मरना चाहता है जो तूने इतनी हिम्मत किया है हमारे पास ऐसे आने का? सुनने के बाद जो हमारा एमसी है वो स्माइल करने लगता है, मेरा नाम जुन है और मैं यहाँ तुम्हें तबाह करने के लिए आया हूँ। वो ने मेरे सेक्टर पे हमला किया और जो स्पिरिचुअल माइंड है उसे लूट लिया है, तो उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। उन लोगों का ध्यान इस पे नहीं जाता, उनकी बातों पे। उन लोगों का ध्यान इस पे जाता है कि जो हमारा एमसी का ऑरा है वो नेशनल सोल स्टेट पे है। सिस्टम की तरफ से आवाज आती है कि आपका जो साइनिंग मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है। यो होस्ट, इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको ह्यूमन किंग की एक सील मिलती है और आपको एक स्पेस वाली टेक्निक मिलती है। हमारा एमसी खुश हो जाता है, इसलिए अपना हाथ से थम्स अप बनाने लगता है। विंड थंडर सेक्टर का सेक्ट लीडर है वो मन में सोच रहा होता है, आखिरकार जो हमारे सेक्टर ने ऐसे मास्टर को कैसे परेशान किया होगा जो ये यहाँ इस तरीके से आए हुए हैं। मुझे इनसे पूछना चाहिए। तो कहने लगता है, कल्टीवेशन वाले मेरे दोस्त, आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ किस काम से आए हुए हैं? इसे कहने लगता है कोल्ड आवाज में, आखिरकार तुम किस चीज की नाटक कर रहे हो? क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना? जिंग, पीक मास्टर ऑफ मिन्सिंग पीक, प्रोफेसी ऑफ हेवनली सेक्ट। तूने इतनी हिम्मत की कि जो सिंटियन सेक्ट है उस पे हमला किया जब डीमन हमला कर रहा था। इस बात का फायदा उठा के तुमने हमारा जो स्पिरिचुअल माइंड को लूटा और हमारे जितने भी फेलो डिसाइपल हैं उन्हें तुमने मारा। इसलिए जो अब से जो तुम्हारा विंड थंडर सेक्टर है उसको इस दुनिया में मौजूद रहने का कोई वजह नहीं बचा है। यून, ये तुम हो, लेकिन जो तुम्हारा कल्टीवेशन था वो तो तबाह हो चुका था ना, तुम तो मामूली बन चुका था। आखिरकार जो तेरी कल्टीवेशन है वो इतनी ज्यादा बढ़ कैसे सकती है? इस बात को देख के जो सेक्ट लीडर है घबराने लगता है। मैं सोचने लगता है कि इसका मतलब अगर ये यहाँ है तो जो सिंटियन सेक्टर है उन्होंने जो ईगल किंग है उसे मार डाला होगा। इंडियन सेक्टर ने अपने जो ताकत है उसे क्या खूब छुपाया। और जो लीडर होता है वो पीछे के इमोर्टल सेक्टर के ओल्ड मैन को देखने लगता है और स्माइल करते हुए कहने लगता है, अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे इसका कल्टीवेशन कितना भी हो। लेकिन जो इमोर्टल सेक्टर के कल्टीवेशन वाले हैं उससे तो कम ही है। इसका मतलब तो ये है कि चाहे जो अंडा है वो पत्थर को कितने बार भी मारे, लेकिन फुटता तो आखिरकार अंडा ही है। ओल्ड मैन है वो कहने लगता है, तुम बेवकूफ बच्चे कहीं के, अगर तुम्हें अपने आप को बचाना है तो अपने जो दोनों हाथ है उसे काट लो और मेरे सामने कुत्ते की तरह झुको, तो तुम्हारी जिंदगी को मैं छोड़ दूंगा। कि मेरा ये जो माइंड है कभी भी चेंज हो सकता है। हे बुढ़े खुसट आदमी, क्या तुझे सचमुच लगता है कि मैं तेरे सामने झुकूंगा? इन चीजों को सुनने के बाद जो इमोर्टल सेक्टर का ओल्ड मैन है उसे गुस्सा आने लगता है, अपना जो ऑरा है उसे चारों तरफ फैलाने लगता है। इस कारण जो हमारा एमसी है वो भी प्रेशर में आने लगता है। बाकी डिसाइपल है वो कहने लगते हैं, इनका जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा है, इनकी जो ताकत है वो बहुत ही ज्यादा है। चीजों को देख के जो सेक्ट लीडर है वो हंसने लगता है, जो डिवाइन रैंक का कल्टीवेशन है उसके सामने तो तुम कुछ भी नहीं हो। कि मैंने तुम्हारा जान पहले लेना चाहा था लेकिन तुम मेरे हाथों से बच चुके थे, लेकिन इस बार नहीं, इस बार तुम अपनी मौत को ढूंढते हुए यहाँ आए हो। जो सियांटियन सेक्टर है तुम्हें खत्म करने के बाद तुम्हारे जो सियांटियन सेक्टर है उसमें मैं बहुत आसानी से कब्जा कर पाऊंगा। अगर तुझे अपना जान बचाना है तो जो इमोर्टल ओल्डर मैन है उसके सामने तुझे घुटना टेकना होगा। मतलब जो एमसी है वो एक इविल स्माइल करता है और कहने लगता है, क्या डिविनिटी? में अब अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ जो बाकी एल्डर है वो जाके इंटियन सेक्टर के माइनिंग में जाते हैं, जहाँ यहाँ हमला किए वाले डिसाइपलों को जाके मारने लगते हैं जान से। भी विंड थंडर सेक्टर के डिसाइपल होते हैं उतने वहां मर चुके होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। बाकी एल्डर हैं उन्हें पता चलता है कि जो इमोर्टल सेक्टर के ओल्ड मैन हैं वो वहां रुके हुए हैं। देख के जो डिसाइपल होता है वो स्माइल करने लगता है।
एल्डरों पे। ये अनसेक्ट का जो लास्ट मेंबर होता है वो कहने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि अगर इमोर्टल हमें पीछे से बैकअप नहीं देते तो क्या हम तुम्हारे सेक्टर पे ऐसा ही हमला कर देते? इमोर्टल सेक्टर के ओल्ड मैन है वो हमारे सेक्टर में इसलिए आए हैं क्योंकि जो उनका बेटा है वो जाके उसके जो बेटे हैं वो बहुत समय पहले से इमोर्टल सेक्टर में ज्वाइन हो चुके हैं। ये जो इमोर्टल सेक्टर वाले हैं उन्हें बहुत ज्यादा कल्टीवेशन करवा रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है। विंटर सेक्टर के सामने झुको और माफी मांगो। हो सके कि तुम जिंदा बच सकते हो और हमारे घोड़े संभालने वाला काम कर पाओ। हाँ, तुम लोग तो किसी भी तरीके से बचने वाले नहीं हो क्योंकि हमारा साथ दे रहा है इमोर्टल सेक्टर। अरे वो कहने लगता है, सभी लोग जल्दी करें, हमें विंड थंडर सेक्टर में जाके हमारे जो एमसी हैं उन्हें जाके बचाना होगा क्योंकि इमोर्टल सेक्टर वाले वहां आ चुके हैं और जो इकलौता डिसाइपल बचा होता है विंड थंडर सेक्टर का उसे भी मार डालते हैं। लड़की है वो कहने लगती है, क्या पता जो हमारे एमसी है वो इमेटल सेक्ट वालों को संभाल ले। जो एल्डर है वो कहने लगते हैं, ये नहीं हो सकता क्योंकि जो उनका कल्टीवेशन होगा मेरे ख्याल से डिवाइन रैम पे होगा। कुछ भी करके जो इमोर्टल सेक्ट है उनसे भीख मांगनी पड़ेगी, चाहे वो हमारे पूरे सेक्टर को तबाह कर दे, लेकिन जो उन्हें है उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि वही हमारे भविष्य हैं। अगर वो रहेंगे तो हम राइज कर पाएंगे, वरना हम लोग तो ऐसे ही मर सकते हैं। हमें वापस वहीं का सीन दिखाया जाता है जहां हमारा एमसी स्माइल कर रहा होता है, वो भी इविल तरीके से। बाकी एल्डर होते हैं वो कहने लगते हैं, ये लगता है पागल हो चुका है क्योंकि ये अभी भी हंस रहा है। बाकी लोग कहने लगते हैं, हाँ लीडर आप सही कह रहे हैं, ये पागल हो चुका है, इसे होश नहीं है कि ये कहाँ खड़ा है और ये इसलिए पागल होके हंस रहा है क्योंकि इसका सामना डिवाइड ट्रांसफॉर्मेशन से हो रहा है। बाकी कहने लगता है, मेरे ख्याल से इसके पास इतनी भी ताकत नहीं है कि जो ओल्ड मैन है उसका ये सूझ भी उठा पाए। होटल सेक्टर के ओल्ड मैन है वो कहने लगते हैं, क्या तुम्हारा इतना घमंड हो रहा है? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे मेरे सामने औकात क्या है? तुम्हारा जो सेक्टर है वो एक चींटी है और ऐसे कीड़े को मैं ध्यान भी नहीं देता। यहाँ तक कि हमारे इमोर्टल सेक्टर के सामने तुम तो एक धुएं की तरह हो जिसे सिर्फ फूक मार के उड़ा दिया जा सकता है। एक कीड़े से भी गए गुजरे हो सकते हो जो कि एक घास है। मुझे गुस्सा दिला दिया है, इसलिए अगर तुम माफी मांगते हो और अपने आप को विकलांग कर देते हो अपने दोनों हाथों और दोनों पैर को तोड़ के और अपने कल्टीवेशन को बर्बाद करके, तो भी मैं तुम्हारा जो सेंटियन सेक्टर है उसे आज तबाह कर दूंगा। उसका निशान कभी भी नहीं बचने वाला है। हमारा एमसी कहने लगता है, हे बुढ़े, तुझे कुछ ज्यादा कहने का आदत नहीं है क्या? क्या तू इतना ही बोलता है? अच्छा, मैंने सुना है ना कि जो कुत्ते हैं वो सिर्फ भौंकते हैं, काटते नहीं। लगता है तू वही है। एक बार तू बस हमला कर, उसके बाद मैं तुझे बताता हूँ कि तेरी औकात मेरे सामने क्या है। बात ज्यादा नहीं घुमाता और मैं डायरेक्ट कहता हूँ, तेरा जो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल है वो कुछ भी नहीं है मेरे सामने। हो सके तो आ और मुझसे एक हाथ लड़ ले, फिर तेरे को पता चल जाएगा। मोर्टल सेक्ट का ओल्ड मैन है वो कहने लगता है, अगर ऐसा है तो ये ले मेरा पाम अटैक खा। क्या जाता है कि जो हमारा एमसी है उसके ऊपर हमला होता ही नहीं, वो भाप की तरह वहां से गायब हो जाता है। इंडर सेक्टर के जो लीडर होते हैं वो सोचने लगते हैं कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, जो तुम्हारा सेक्टर है वो हमारे सामने कीड़ा रहेगा जब तक हमारे सब इमोर्टल सेक्टर है बस हमारे लिए एक पॉन हो जिसे हम कुचल के और आगे बढ़ सकते हैं। डिंग होस्ट, हमें पता चला है कि आपके ऊपर डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का कोई हमला हो रहा है, इसलिए ये जो सिस्टम है उसका जो ताकत है वो शुरू हो चुका है। आपको भी उससे स्ट्रांग बनने के लिए को अब डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन पीक पे पहुंचा दिया जाता है। इस कारण जो हमारा एमसी है उसमें एनर्जी आने लगती है कल्टीवेशन की। हमारा एमसी है उसका कल्टीवेशन आगे बढ़ जाता है डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के पीक पे। एमसी कहने लगता है, क्या तुम्हारे पास इतना ही ताकत है डिवाइन रैम पे रहने के बाद भी? और जो उसका हैंड वाला अटैक होता है उसको सिर्फ अपने फिंगर से हटा देता है। बात को देख के जो ओल्ड मैन है वो घबराने लगता है, बेकार तुम एक कीड़े, तुम कैसे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन में रह सकते हो? सेक्टर का जो ओल्ड मैन है उसे इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा होता। सेक्टर लीडर होता है थंडर सेक्टर का, वो कहने लगता है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है? आखिरकार वैसे छोटे सेक्टर में इतना बड़ा कल्टीवेटर वाला कैसे हो सकता है? आखिरकार सेंटियन सेक्टर ऐसे कैसे कर सकते हैं? उन्होंने अपनी ताकत को खूब ज्यादा ही अच्छे तरीके से छुपाई थी। ये जो हमारा विंड थंडर सेक्टर है वो कैसे ही उनका सामना कर पाएगा? यहाँ तक कि हमारे पूरे क्षेत्र में ऐसा कोई नहीं है जो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन पे हो, लेकिन ये तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के पीक पे है। कि ये बात करने लगते हैं, हमारे यहाँ हजारों सालों से कोई भी इतना ताकतवर नहीं है जो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन पे पहुंचे, लेकिन ये तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के पीक पे है। आखिरकार ये कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि ये चाहे तो अलग से एक सेक्टर बना सकता है जो कि सबसे ताकतवर होगा हमारे पूरे एरिया में।
इनसे लड़ने वाला कोई नहीं होगा। लीडर कहने लगता है, ओल्ड मैन आखिरकार क्या होगा, हम लोग कैसे बचेंगे। इमोर्टल सेक्ट का ओल्ड मैन है वो कहने लगता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है ये मुझे कुछ कर पाएगा, चाहे ये मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन इसकी टेक्निक और मेरी टेक्निक में एक जमीन आसमान का अंतर है। इस ये मेरी टेक्निक को टक्कर नहीं दे पाएगा और इसे मैं बहुत आसानी से हरा दूंगा। कहने लगता है, हे ओल्ड मैन, क्या तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारा टेक्निक है वो मुझसे ज्यादा होगा? अच्छा अच्छा, ऐसा है तो तुम्हारा जो औकात है मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। मैंने वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो। जो हमारे इमोर्टल सेक्टर है उसकी टेक्निक तुमसे कितनी ज्यादा सुपीरियर है, आज मैं तुम्हें बताता हूँ। और अपना स्टील को एक्टिवेट कर लेता है। हमारी आंखें आज खुलता हूँ, ये लो मेरी टेक्निक देखो, जो कि अर्थ ग्रेड की पीक की है। कहा जाता है कि हमारे एमसी के पास बहुत ज्यादा हमले जा रहे होते हैं, पर एमसी कुछ नहीं करता, चुपचाप उसे आने देता है। ये होते हैं वो चौके होते हैं और कहने लगते हैं, आखिरकार वो अपने नाम के काबिल है, इमोर्टल सेक्टर। उनके जो ये ओल्ड मैन है इनके पास अर्थ गेट की एक स्किल है। जो स्किल है उन्हें अलग अलग रैंक में बांटी गई है, जैसे कि नॉर्मल ग्रेड, मिड ग्रेड, प्रोफाउंड गेट, अर्थ ग्रेट, हेवन गेट, सेवन ग्रेट। जो हमारे प्रोविंस है इसमें जो स्पिरिचुअल आइटम्स हैं उन्हें ही एक क्लैन का ट्रेजर माना जा सकता है। कार इमोर्टल सेक्टर और हमारे बीच कितना बड़ा गैप हो सकता है, ये तुम्हें ये गर्व आना चाहिए कि तुम्हें एक इमोर्टल सेक्टर का ओल्डरमैन मानने वाला है, क्योंकि तुम एक निचले दर्जे के सेक्टर से आते हो। तुमसे अपने हैंड साइन बनाने लगता है और कहने लगता है, क्या बुड्ढे तेरा खत्म हुआ, तू कुछ ज्यादा ही बकवास नहीं करता। मैंने कहा है कि तू सिर्फ भौंक सकता है, काट नहीं सकता। तुझे मैं दिखाता हूँ कि आखिरकार स्किल क्या होती है। पहली किंग सील। कहा जाता है कि गोल्डन कलर का बहुत बड़ा हाथ बनने लगता है, उससे हमारा एमसी एक इशारा करता है। हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा आदमी बन गया होता है, वो भी एनर्जी का। कहा जाता है पूरी तरीके से कि हमारे एमसी बहुत कूल अंदाज में खड़ा होता है वहां पास। जो बाकी लोग होते हैं वो घबराने लगता है और कहने लगता है, आखिरकार ये क्या, ये कौन सी स्किल है, आखिरकार ये कौन सी ग्रेड की हो सकती है, का ये कौन सी ग्रेड की हो सकती है, हेवन ग्रेड, सेवन ग्रेड, नहीं नहीं। एमसी अपने हाथों को आगे करके हमला करने का इशारा देता है, जिसके कारण जो हेवन भी है वो भी हिलने लगते हैं। अगले पल में जो बहुत बड़ा हाथ होता है वो आगे बढ़ने लगता है। एमसी इमोर्टल सेक्टर के ओल्ड मैन के हमले के साथ अपना हमला करते हुए कहने लगता है। इस हमले के कारण जो इमोर्टल सेक्टर का ओल्ड मैन है उसका ऑरा और उसका हमला दबने लगता है। कि इमोर्टल सेक्टर का ओल्ड मैन बहुत घबराने लगता है और चिल्लाने लगता है। और जो इमोर्टल सेक्टर का ओल्ड मैन है बहुत सारे हमला करने लगता है, पाम अटैक, जिससे वो हमारे एमसी के हमले को कम से कम पीछे रोक पाए या उसे तबाह कर पाए। नहीं, ये नहीं हो सकता। जितने भी हमले हो रहे हैं वो इस हमले का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। यार मुझे छोड़ दो, मैं इमोर्टल सेक्टर का हूँ, आप मुझे प्लीज जाने दीजिए यहाँ से। जो इमोर्टल सेक्टर है वो आपको ऐसे जाने नहीं देंगे, अगर मैं मर जाता हूँ तो। उनसे कहने लगता है, आखिरकार ये इमोर्टल सेक्टर है ही क्या। मैं दोबारा नहीं कहूंगा, ये समझ लो कि जो इमोर्टल सेक्टर है वो मेरी नजरों में कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही नियम है, अगर तुम मुझसे लड़ते हो तो मैं तुम्हारी जो 16 पीढ़ियां हैं उन्हें भी खोज के मार डालूंगा, और अगर तुम मुझसे कुछ नहीं करते तो मैं तुम्हारा भी कुछ नहीं करूंगा। इमोर्टल सेक्टर का ओल्डरमैन कहने लगता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर तुम मुझे मार डालते हो तो तुम्हारा जो सेंटियन सेक्टर है वो कभी नहीं बचने वाला, सारे के सारे मर जाएंगे। ये तेरी हिम्मत है, तू अभी मरने वाला है लेकिन तू अब भी मुझे धमकी दे रहा है। वहां एमसी का पाम अटैक होता है, वो जाके इमोर्टल सेक्टर के ओल्डरमैन को लगता है। इस चीजों को देख के जो वहां का सेक्टर मास्टर होता है वो कुछ नहीं कह पाता। कहा जाता है कि जो इमोर्टल सेक्टर ओल्ड मैन है उसके जो हड्डियां भी नहीं बची होती है, हमारे एमसी के हमले के कारण सभी चीजें राख बन गई होती है। विंड थंडर सेक्टर का सेक्टर लीडर होता है, वो घबराने लगता है और अपने सर को झुकाते हुए कहने लगता है, हम लोगों को माफ कीजिएगा, हम लोगों से गलती हुई है, सिर्फ माने ना, फिर हम आपका साथ देंगे। आपको कभी भी कुछ करने की जरूरत हो तो सिर्फ हुक्म कीजिएगा, हम लोग नौकर की तरह आपकी बात मानेंगे, लेकिन हमें जान से ना मारिए। साथ जितने भी डिसाइपल होते हैं वो झुक के मास्टर कहने लगते हैं। एमसी कहने लगता है, तुम लोग मेरे कुत्ते रहने के लायक भी नहीं हो। विंड थंडर सेक्टर का लीडर होता है, वो गुस्से को अपने मुंह में दबाते हुए कहने लगता है, को ये बता देना चाहता हूँ कि जो मेरा बेटा है वो इमोर्टल सेक्टर का एक खास डिसाइपल है। तो क्या तुम अब भी हमसे दुश्मनी निभाना चाहते हो? कि जो मेरा सन है वो इमोर्टल सेक्टर का एक खास डिसाइपल है।
ने कहा कि जो तुम्हारा बेटा है वो इमोर्टल सेक्ट का एक खास डिसाइपल है। रैमसी कहने लगता है, अगर तुझे मेरे ऊपर हमला करना है तो डायरेक्ट आ, अपनी ये बातें ना घुमा। इस बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और मैंने पहले ही कहा है, जो विंड थंडर सेक्ट है उसने पहले सियाटेन सेक्ट पे हमला किया था। रैमसी एक हमला कर देता है फिर से और कहने लगता है, इसलिए तुम्हारा अब से कोई निशान नहीं बचने वाला है। में दिखाया जाता है वहां बहुत बड़ा एक ब्लास्ट होता है जिसके कारण वहां सभी चीजें तहस नहस होने लगती है। में दिखाया जाता है अगला पल में कुछ नहीं बचा होता सिर्फ एक पिल के बॉक्स को छोड़ के। एमसी इन सब चीजों को देख रहा होता है। सॉरी, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था, जो कि ठंडा सेक्टर का जो लीडर है वो मरते हुए कहने लगता है कि तुम अगर हमें मार डालते हो तो जो मेरा बेटा है वो तुम्हें जान से मार डालेगा, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला। इससे आगे आते हैं जहां हमारा एमसी इन सब चीजों को देख रहा होता है। तबाह करने के बाद एमसी की नजर ऊपर जाती है जहां हमारे एमसी के सेक्टर के बाकी मेंबर आ रहे होते हैं। लीडर और बाकी एल्डर होते हैं, वो आने के बाद कहने लगते हैं, बहुत बड़ी जूनियर ब्रदर आप यहाँ से कहीं गए नहीं हैं। एमसी कहने लगता है, तुम्हारा क्या मतलब, अगर मैं यहाँ नहीं हूँगा तो मुझे कहाँ होना चाहिए। मैंने नहीं कहा था कि मैं विंड थंडर सेक्टर को आज तबाह कर दूंगा। लीडर है वो हमारे एमसी के हाथ को पकड़ते हैं और खींच के आगे ले जाने लगते हैं। हे, जल्दी यहाँ से निकलो, जो इमोटल सेक्टर का ओल्ड मैन है वो यहाँ आने वाला है। अगर वो यहाँ होता तो तुम यहाँ से बचे नहीं होते। अरे बस अभी भी टाइम है, हम लोग लेट नहीं हुए, हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। उनसे कहने लगता है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जिसके बारे में टेंशन ले रहे थे मैंने तो उसे पहले ही खत्म कर दिया है। फिर इन सब चीजों को देख के घबराने लगते हैं और कहने लगते हैं, क्या तुमने सचमुच इमोटल सेक्ट के ओल्ड मैन को मार डाला कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल में था। तो लेडी है वो कहने लगती है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जो हमारे जूनियर ब्रदर है वो इन्हें संभाल लेंगे, कि जो ताकत है वो काफी ज्यादा है। एक लीडर है इन सब चीजों को सुनने के बाद उसे यकीन नहीं होता, वो कहने लगता है, क्या तुम सही कह रहे हो, तुमने डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल वाले को मार डाला। एमसी कहने लगता है, कंधे पे हाथ रख के, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं भी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के पीक पे हूँ, हमें बात करने की इतनी जरूरत नहीं है, जल्दी चलते हैं और जो विंड थंडर सेक्टर है उसके जितने भी कीमती चीज हैं उसे ले लेते हैं। लीडर मन में सोच रहा होता है, क्या जो जूनियर ब्रदर है वो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के पीक पे है, ये यकीन करना मुश्किल होता है। एक एल्डर होता है वो जो पिल का बॉक्स होता है उसे उठा के कहने लगता है, आखिरकार मैंने ये पिल पा लिया जो कि हमारे अगले लेवल पे जाने में काम आएगा। जी कहने लगता है, ब्रदर आपको ये पिल ले लेना चाहिए, इसके बाद जो हमारा सेंट इंसेक्ट है वो और ताकतवर हो जाएगा, अगर आप ताकतवर होते हैं तो। लीडर है वो कहने लगता है, इन सब चीजों के लिए धन्यवाद। नोटिफिकेशन आती है वो भी सिस्टम से, होस्ट आपको ये बता दिया जाता है कि 100 मीटर के अंतर्गत में आपको एक डिसाइपल मिला है जो कि ट्रू इमोर्टल लेवल का हो सकता है। तो क्या आप उसे अपना डिसाइपल बनाना चाहेंगे? अगर आप उसे अपना डिसाइपल बनाते हैं तो आपको एक ऐसा रिवॉर्ड मिलेगा जिसको आपने कभी सोचा नहीं होगा। और हाँ, वो जो डिसाइपल है मैं बता दूं, जो बनाने वाला है हमारा एमसी, वो एक D1 सेक्टर का लीडर है। ठीक है, मैं ये चीज बताना भूल गया था तो अभी कवर कर दिया। मैं उसे डिसाइपल बना सकता हूँ, लेकिन वो तो एक एक डीमन है, लेकिन उसका जो कल्टीवेशन है वो तो इमोर्टल लेवल का है। अगर मैं अपने कार्ड को सही तरीके से रखता हूँ मैं तो जल्द ही एक इमोर्टल बन जाऊंगा। हमें एक बम्बू फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई भग रहा होता है। द मैन किसी को भगा रहा होता है और कहने लगता है, हे ब्यूटीफुल। दिखाया जाता है कि कोई आगे भग रहा होता है उस ओल्ड मैन से बच के। विंड थंडर सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहां लीडर और हमारे एमसी वहां खड़े होते हैं और सारी नज़ारों को देख रहे होते हैं कि विंड थंडर सेक्टर किस तरीके से तबाह हो चुका है। कहा जाता है कि जो पिक मास्टर सू होती है वो कहने लगती है, हमने हालांकि विंड थंडर सेक्टर को तो खत्म कर दिया है, लेकिन जो इमोर्टल सेक्टर है उन्हें हमने गुस्सा दिला दिया है। क्या लगता है जो हमारा सेक्टर है वो इंस्टेंट लीजन में सरवाइव कर पाएगा कि नहीं? अरे वो कहने लगता है, हाँ ये बात तो सही है कि जो इमोर्टल सेक्टर है वो कुछ ज्यादा पावरफुल है। तुम सुनो, एक काम करो, तुम अपना जो फ्यूचर है यहाँ बर्बाद ना करो। आगे कहने लगता है, तुम्हें इस रीजन से बाहर जाना होगा और अगर इमोर्टल सेक्टर वाले आते हैं तो हम लोग उन्हें हैंडल करने की कोशिश करेंगे। जब तुम जिंदा रहोगे तब तक ये चांस है कि जो हमारा सेक्टर है वो जिंदा रहे, यहाँ तक कि तुम
फ्यूचर में और भी ज़्यादा ताकतवर सेक्टर बना सकते हो, जिससे तुम हमारा बदला ले सको या हमारे सेक्टर को और ऊंचा कर सको। क्या जाता है, एल्डर कहने लगते हैं, तुम सही कह रहे हो लीडर। अगर हमारा एमसी बच जाता है तो हमारा जो सेक्टर है वो सरवाइव कर पाएगा। हम लोग मर जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारा एमसी है उसे सरवाइव करना पड़ेगा। डिसाइपल है वो कहने लगते हैं, पिक मास्टर ये आप बहुत बड़े जीनियस हो, आपको सरवाइव करना ही होगा। अगर हम डिसाइपल भी मर जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको जिंदा रहना पड़ेगा। हमसे हैरान हो जाता है इन सब चीजों को सुनने के बाद। अपने बारे में इतना चिंता कर देख के हमारा एमसी मन में सोच के हंसने लगता है। एमसी आगे जाता है लीडर के पास और कहने लगता है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने ये सब किया है तो मैंने कुछ सोचा ही होगा। वो मेरे ऊपर यकीन करना चाहिए और ये जो मामला है उसे मैं ही संभाल लूंगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इन सब मामलों को आप संभाल लीजिएगा। मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम है, मैं जाके आता हूँ। एमसी लीडर के सामने पलक झपकते गायब हो जाता है। लीडर कहने लगता है, ये कितनी जल्दी में था, आखिरकार ये कहाँ जा रहा है। फिर से वही सीन दिखाया जाता है जहाँ बैम्बू फॉरेस्ट में एक लड़का भाग रहा होता है। वो पीछे की ओर देख रहा होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे से आवाज आती है, सुंदर महिला, आपको भगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ। खूबसूरत आदमी कही गए, तुम यहाँ से भाग जाओ। मैंने तुम्हें पहले बता चुका है कि मैं एक लड़का हूँ, लड़की नहीं। मैं एक लड़का हूँ। इतनी खूबसूरत हो, आखिरकार तुम लड़के कैसे हो सकते हो। तुम एक लड़की हो, मुझे धोखा देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो है वो सोचने लगता है, मैं पहले बाइनविन सेक्टर का डीमन लॉर्ड हुआ करता था, लेकिन अब जो मेरी हालत है वो ऐसी है कि ये कमीने मेरा पीछा कर रहा है। जो पहले मेरे आंखों के सामने खड़ा नहीं हो पाता था, वो आज मुझे तंग कर रहा है। इतनी ज्यादा शक्ति थी कि मेरे सामने जितने भी लोग थे वो घुटने टेकते थे, और मैं 10 साल से भी ज्यादा लंबे समयों तक वहां राज किया। मैं कभी भी नहीं सोचा था कि जितने भी होली लैंड और मेरे दुश्मन हैं वो मिलके मेरे सेक्टर पे हमला कर देंगे, जिसके कारण आज मेरा ये हाल है। मैं उन लोगों से अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ता तो आज मेरा ये हाल नहीं होने वाला था। यहाँ अपने आप को छुपाना चाहता था, लेकिन नहीं, मेरा ये हाल हो रहा है यहाँ। ओल्ड मैन है वो लीडर का हमला करता है और कहने लगता है, हे ब्यूटी, तुम कहाँ भाग रही हो। अगर तुम ज्यादा नहीं भाग पाती तो ये जो हमला है वो लग जाएगा, तो जल्दी भागो यहाँ से। क्या जाता है, वो अपने प्रोटेक्शन वेपन का इस्तेमाल करता है उसके हमले को रोकने के लिए। कारण वो जो नीडल का हमला है उससे बच जाता है। बैम्बू फॉरेस्ट है उसमें जाके दूर फेंका जाता है। ओल्ड मैन है वो हैरान होता है और सोचने लगता है, ये जो मेरा हमला था वो गोल्डन एलेक्सर का था, लेकिन इसका जो कल्टीवेशन है वो फाउंडेशन रैम पे है। लेकिन आखिरकार इसने मेरा हमला कैसे रोक पाया। आखिरकार क्या ये इतना बड़ा जीनियस है तो ये क्या किसी बड़े सेक्टर का होगा। को सोच के वो थोड़ा घबराने लगता है। ओल्ड मैन है वो अपना फिर से हमला आगे करता है और अपनी ख्यालों को छोड़ के हमला करने लगता है। जो निडल है वो चारों तरफ जाके उसके पास गिर जाता है। कहा जाता है कि उस निडल के कारण वहाँ ठंडर आ चुकी होती है और उसके बीच में वो पड़ा होता है। आगे आ जाता है और कहने लगता है, ब्यूटी एम्प्रेस, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ मैं खेल के रहूंगा। जो हाथ है उसे ऊपर करो और तैयार हो जाओ मेरे साथ खेलने के लिए। के बाद उसे मुंह को पकड़ते हुए कहता है, प्रिटी गर्ल, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ बहुत आराम से खेलूंगा और चिंता न करो। चीजों को सुन के उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। तू अपनी आंखों से देख ले और गीजर, मैं कोई लड़की नहीं, मैं एक लड़का हूँ, लड़का। कल के लिए वहां शांति छा जाती है। मैन चौंक जाता है और कहने लगता है, क्या तुम एक लड़के हो। तो जितनी भी मैंने मेहनत की थी तुम्हें पकड़ने में वो सब तो बेकार गई। अब आपने मेरे को देख लिया है कि मैं कोई लड़की नहीं लड़का हूँ, तो आप मेरा पीछा करना छोड़ दीजिए और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप लोग रिव्यू दीजिएगा, ये लड़की लग रहा है कि लड़का, क्योंकि मुझे तो ये लड़की लग रहा है। ओल्ड मैन कहता है, लेकिन एक मिनट। ओल्ड मैन है वो आगे बढ़ते हुए कहता है, मुझे मैन से कोई दिक्कत नहीं है, मैं इससे भी काम चला लूंगा। अगर मैं यहाँ मर जाता हूँ तो भी चलेगा, लेकिन तेरे से पागल के हाथ नहीं लगने वाला, जो कि एक आदमी को भी नहीं छोड़ता है। मैं तुझे हेल भेज के रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी इनर एनर्जी को भी खर्च करना पड़े। फिर तेरे हाथों जाने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। मैन है वो घबराने लगता है उसके ऑरा के कारण, क्योंकि किसी भी फाउंडेशन रैम के वाले के पास इतना नामुमकिन होता है, इतना ऑरा। में कहने लगता है, तू एस ऑफ सीट यहाँ मर जा।
वो एक फायरवॉल का हमला करता है जो उसके पास जा रहा होता है, बुड्ढे के पास। ओल्ड मैन है वो घबराने लगता है और उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो ओल्ड मैन है वो कुछ नहीं कर पाता और जाके हमला लग जाता है, जिसके कारण वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वो ओल्ड मैन दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है और उसका जो ब्लड है वो भी बाप की तरह उस आग से उड़ रहा होता है। हमले के कारण उसे भी बहुत चोट लगती है, उसे रिकवर करना होता है। फिर पीछे से आवाज आती है, उसका ध्यान पीछे जाता है। यह जो डीमन है वो इसलिए नहीं मरा क्योंकि वो कमजोर था, लेकिन जो तुम्हारी ताकत है वो कुछ ज्यादा ही थी। कहने लगता है, आखिरकार कौन हो आप जो ये सब कह रहे हैं। दिखाया जाता है कि किसी की कदम जो आगे आ रही होती है। ओल्ड मैन आता है और कहने लगता है, मैं यहाँ से सिर्फ गुजर रहा था, तब मैंने यहाँ आवाज सुनी और मैं यहाँ आ गया चेक करने। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो डीमन है उसके साथ मैं किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। उसके अलावा मुझे किसी मैन में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही जेंडर में इंटरेस्ट है, वो भी लेडी। इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा है तो ओल्ड मैन, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। अगर हमारी किस्मत रही तो हम फिर से मिलेंगे। ओल्ड मैन है अचानक से गायब होता है और उसके सामने आ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारे जेंडर पे यकीन नहीं है, लेकिन जो तुम्हारी टेक्निक है उसमें मुझे इंटरेस्ट आ चुकी है सबसे ज्यादा। करने के लिए आगे जाता है और कहने लगता है, आखिरकार तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन कौन सी जो टेक्निक है उसे छुपा रहे हो। कि प्रेशर के कारण वो घुटनों के पल जाने लगता है। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। मेरा जो कल्टीवेशन का पाथ है वो यही खत्म होने वाला है। क्या मैं आगे कल्टीवेशन नहीं कर पाऊंगा। कहा जाता है कि जो वहाँ का बेम्बू फॉरेस्ट होता है वो हिलने लगता है। कहा जाता है कि उन दोनों के बीच में जो हमारा एमसी है वो आ गया होता है। डमैन घबराने लगता है और मन में सोचने लगता है, आखिरकार ये वेस्टलैंड है, यहाँ डिवाइन लेवल का कैसे आ सकता है। और एमसी गुस्से में ओल्ड मैन को देख रहा होता है। डमैन घबराने लगता है और कहने लगता है, सीनियर सीनियर आप इसे देख लीजिए, इसके सीक्रेट जान लीजिए। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं आपके बीच में आना नहीं चाहता। जो एमसी है वो हमला करते हुए कहता है, तुम्हारे जैसा एक आदमी जीने के लायक नहीं है, और अपना हमले से उसे मार डालता है। सब चीजों को देख के वो घबराने लगता है और सोचने लगता है, आखिरकार ये सब मेरे साथ क्या चल रहा है। पहले मैंने गोल्डन एलेक्सर के साथ सामना किया, अब ये ओल्ड मैन, अब एक डिवाइन रैम का जो अंत है वो ऐसा ही शुरू होने वाला है। मेरे कल्टीवेशन को शुरू किए बिना तुमने ये नहीं कहा था कि ये डीमन सेक्टर से है और इसका जो कल्टीवेशन है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे क्यों दिख रहा है कि इसका जो कल्टीवेशन है वो फाउंडेशन रैम पे है। मुझे धोखा देना चाहते हो सिस्टम। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम आपको धोखा नहीं दे रहे हैं। वो आपके सामने है, वो डीमन सेक्ट का लीडर है और इसका जो कल्टीवेशन है वो ट्रू इमोर्टल है। बात इतनी है कि जो इसकी कल्टीवेशन है वो तबाह हो चुकी है और फिर से शुरू हो चुकी है। आपके पास किलिंग इंटेंट दिखाई गई है, इसलिए आपको इसके पूरे डिटेल बताए जाते हैं। नाम है वो होंग क्यू है, इंडल मेल। कल्टीवेशन है वो फाउंडेशन स्टार्ट पे है। जो टैलेंट है वो हेवनली ग्रेट फायर स्पिरिचुअल रूट। जो इसकी डेस्टिनी है वो फॉरगॉट हो चुकी है, वो भी ट्रू इमोर्टल्स कल्टीवेशन से। एमसी भी हैरान होता है और कहने लगता है, मुझे यकीन नहीं होता कि ये कोई लड़की नहीं, ये एक लड़का है। उसे आगे जाता है और करीब से देखते हुए कहता है, तुम्हारी जो लंबी बालें हैं और तुम्हारे जो कलर है स्किन की, इन सब चीजों को देख के जो लड़कियां हैं वो भी तुमसे जेलस होने लगेगी। जो होंग है हमारे एमसी को अपनी तरफ देखते हुए कहने लगता है, आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये मुझे ऐसा क्यों देख रहा है। ऐसा है कि ये भी आदमियों को पसंद करता है। हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है कि मुझे इसे डिसाइबल बना लेना चाहिए, क्योंकि ये पहले ही ट्रू इमोर्टल तक जा चुका है और इसकी जो कल्टीवेशन है वो इजी होने वाली है, क्योंकि इसे नॉलेज है कि आगे अपने कल्टीवेशन को कैसे बढ़ाना है, तो इससे मुझे ज़्यादा ताकतवर होने में आसानी होगी। उसे कहने लगता है, होंग मैंने तुम्हें देखा है कि तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। ये तुम्हारे लिए एक ऑनर की बात होगी। सुनने के बाद जो होंग है वो चौंक जाता है और मन में सोच रहा होता है, ये आखिरकार कैसे, क्या इसको मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इसे भी शायद ये इसी कारण से इधर आया होगा, क्योंकि इसे मेरे सीक्रेट जानना है। मुझे डिसाइपल बना के ये धीरे धीरे जितने भी मेरे सीक्रेट है उसे जानना चाहता है। ऐसे फॉरेस्ट में कोई डिवाइनिटी लेवल का यहाँ ऐसे ही थोड़ी आ सकता है। तुम अगर मेरे सेक्ट में होते तो तुम्हें तो आउटर डिसाइबल बनने का भी मौका नहीं मिलता, लेकिन तुम मुझे अपने आप का डिसाइबल बनाना चाहते हो। ये तो मेरे ये हालात हैं, वरना तुम्हें तो मैं बता देता कि तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने।
फेस को देख के मुझे ये लग रहा है कि तुम मेरा डिसाइपल नहीं बनना चाहते। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे इसका डिसाइपल बनना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि इससे मैं लड़ पाऊं। एक बार मेरी जो शक्ति है मेरे पास वापिस आ जाए, फिर मैं इसे बताने वाला हूँ। मिस्टर, मैं आपके सामने झुकती हूँ। आप जो कहना चाहोगे मैं वो करूंगी। आपके जो आदेश है वो हमेशा मैं फॉलो करूंगी। मेरा नाम ओंग क्युआन है। एक बार जो मेरी ताकत है मेरे पीक पे आ जाए, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे कहने लगता है तुम्हें इतना झुकने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उठ जाओ। आज से मैं तुम्हें लिटिल हॉन्ग कहूंगा। हॉन्ग झुके हुए कहने लगता है, मास्टर आप मुझे लिटिल हॉन्ग कहेंगे, इसके लिए शुक्रिया। हॉन्ग अपना हाथ को गुस्से से कंट्रोल कर रहा होता है और कहने लगता है, हाँ मास्टर मैं समझ गया। एमसी कहने लगता है मन में, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो अपने आप को ताकतवर बनाने की, तुम बनो जितना बन सकते हो। लास्ट में इससे मुझे ही फायदा मिलने वाला है कि तुम जितना ज्यादा ताकतवर बन के मुझे धोखा देते हो। रिवॉर्ड देने लगता है, आपने सक्सेसफुल इसे डिसेबल बना लिया है, इसलिए आपको ऑटो कल्टीवेशन मोड दिया जाता है। से जो भी डिवाइन मूव है उन्हें आप ऐसे ही सीख जाएंगे। एमसी ये देख के खुश हो जाता है और सोचने लगता है, अरे ऐसा है, इससे तो मैं बिना कुछ किए सिर्फ बैठे बैठे ही अपना लेवल अप कर सकता हूँ। वो बरियन कॉफिन मिलता है जो कि अभी स्पिरिट गेट का 3rd लेवल पे है। मुझे जहाँ तक की याद है कि जो डिवाइन लेवल का स्किल है वो जाते हैं इंट्रोडक्शन, माइनर सक्सेस, मेजर परफेक्शन और ट्रांसेंडेंट। हर स्टेट को पार करने पे जो पावर लेवल है वो कभी 10, कभी 100 या कभी 1000 गुना बढ़ जाता है। ये एक हेवन कॉफिन है। अर्थ और हेवन के बीच में हर कुछ चीजों को ये रिफाइन कर सकता है, तक कि ये किसी प्लेनेट को रिफाइन करने की ताकत रखता है। को रिवॉर्ड के तौर पे 3000 सूत्रा दिया जाता है फायर का। को फायर रूट के लिए एक पिल दिया जाता है, जिससे आपका जो रूट है फायर का खुल जाएगा। मुझे लगा नहीं था कि मुझे इतने अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे, यहाँ तक कि इसके द्वारा मैं हेवन को भी रिफाइन कर सकता हूँ। जो अमेजिंग रिवॉर्ड है हम जैसे चुने हुए को ही मिलते हैं। पैंग गुस्सा हो रहा होता है और मन में कहने लगता है, ये देखो ये मुझे अपने डिसाइबल बना के कितना खुश हो रहा है और स्माइल कर रहा है। एक बार मुझे ताकत आने दो, फिर जो हम दोनों की किस्मत है उसे मैं पल भर में बदल दूंगा। एमसी कहने लगता है, लिटिल होंग तुम्हारा जो फेस है वो कितना आसान है। कोई भी तुम्हारे चेहरे को देख के पल भर में बता सकता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे मास्टर बनने के लायक नहीं हूँ? इन सब बातों को सुन के घबरा जाता है और कहने लगता है, नहीं मास्टर, आप गलत समझ रहे हैं। ये तो बस मेरा ऐसा चेहरा है। मन में सोच रहा होता है, न सच सोच के तुम्हारे पास ताकत है अभी, तो तुम मुझे जितना भी मजाक उड़ा लो। जब मेरे पास ताकत होगा तब मैं तुम्हें बता के रहूंगा। ठीक है लिटिल हॉन्ग, ऐसा लगता है कि तुम मुझे अपना मास्टर नहीं मान रहे, तो जरा तुम इस टेक्निक को तो देखो। कहने लगता है, इन सब चीजों के लिए शुक्रिया मास्टर। मैं सोचता है चलो देख लेते हैं कि ये कुएं का मेढक आखिरकार किस तरह की घटिया टेक्निक मुझे देता है सीखने को। 3000 फ्लेम सूत्रा, ये कैसा नाम है? क्या 3000 फ्लेम सूत्रा? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये जो हमारे तरफ के जो टेक्निक है टॉप टीयर की, वो भी इस टेक्निक के सामने ट्रेस के बराबर है। इससे मेरा इमॉर्टल बनने का जो टिकट है वो कंफर्म हो चुका है। मैं अब तक जो भी फायर कल्टीवेशन के बारे में जानता था, इसने उन सब चीजों को गलत साबित कर दिया है। कल्टीवेटर स्किल रैंक जो होती है, मॉर्टल, स्पिरिट, प्रोफाउंड, अर्थ, हेवन, एक्सोटल, इमोर्टल और सेंट के साथ मैं अर्थ इमोर्टल नहीं, इस बार ट्रू इमोर्टल बन सकता हूँ। एमसी कहने लगता है तुम्हारे चेहरे का रिएक्शन देख के कि तुम्हें ये जो टेक्निक है ये पसंद आया। कहने लगता है, मास्टर इस फायर टेक्निक के लिए आपका धन्यवाद। मन में सोच रहा होता है, आखिरकार इज्जत से कुएं के मेढक को इतनी खतरनाक टेक्निक कैसे मिल सकती है। एमसी कहने लगता है, ये लो ये पिल को खा लो, जिससे तुम्हारा जो कल्टीवेशन है वो बूस्ट हो जाएगा। क्या ये तो फायर ओरिजिनल पिल है ना? ऐसे कहने लगता है, हाँ तुम्हें पता चल गया ना ये क्या है? कहने लगता है, क्या सच में ये मेरे लिए है? मन में सोचने लगता है, ये जो पिल है ये जो फायर टेक्निक वालों है उनके लिए गॉड टियर की है, क्योंकि इससे जो उनका फायर का कल्टीवेशन है वो बूस्ट हो जाएगा। इसके लिए पिल को हासिल करने के लिए जितने भी कल्टीवेटर है वो एक दूसरे से युद्ध करने लगेंगे। इसके पास ये सब चीजें कैसे आ सकती है? जब मैं अपने प्राइम में था तो भी ये सब चीजें मेरे हाथ में नहीं आई थी। इसे कहने लगता है,
स्यो होंग, लगता है कि तुम्हें जो गिफ्ट है वो पसंद नहीं आया है, तो मुझे तुम इसे वापस दो। मास्टर, आपने ये सब चीजें मुझे दिया इसलिए शुक्रिया। ऐसा लगता है कि जो मेरा किस्मत है, आपके पास डिसाइपल बनना लिखा था। मन में सोच रहा होता है, इस बेवकूफ को नहीं पता कि इसने आखिरकार कितनी कीमती चीजें मुझे दी है। पता नहीं लगने देना है कि इसने मुझे कितनी कीमती चीज दी है, इसलिए जो मेरी फेस रिएक्शन है उसे मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। शांत हो जाओ, शांत। जी ऐसे देख के मन में सोच रहा होता है, इसको अपना फेस रिएक्शन कंट्रोल करने नहीं आता। इसके फेस को देख के मैंने पहले ही समझ लिया कि ये क्या सोच रहा है। जो पिल है इससे तुम अपना लेवल अप करो। कहने लगता है, ठीक है मास्टर। उस पिल को खा जाता है और कल्टीवेशन के लिए वहीं बैठ जाता है। इनसे ऐसे करते देख कहने लगता है, फाउंडेशन बिल्डिंग, गोल्डर कोल, नेशनल सोल, ये बहुत जल्दी ही लेवल अप कर रहा है। ये अपने पहले समय में ट्रू इमोर्टल था, ये तो मानना पड़ेगा। मैंने गलती से शायद अर्थ इमोर्टल बोल दिया था, लेकिन शायद ट्रू इमोर्टल है। अभी मेरे को कल्टीवेशन का लेवल के बारे में उतना नहीं पता है, ठीक है। उनको इसके कारण बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। वो चिल्लाने लगता है, मन में सोच रहा होता है, तुम लोग बस इंतजार करो, मैं तुम लोगों से बदला लेने जल्द ही आऊंगा वापिस। एमजे कहने लगता है, चलो अब तुम्हारा हो गया, तो चलो हम लोग अब सेक्टर में जाते हैं। तुम अपने अंकल और आंटियों से मिल लेना। सेक्टर में सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि वो जो है वो कितना अमेजिंग है, उन्होंने कितने खतरनाक खतरनाकों को मार डाला है। काश मैं मिस्टिक पीक में जाने का मुझे मौका मिल जाए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे ही उनके पास जाके डिसअपल बन पाओगे? लोग ऊपर देखे, वो आ चुके हैं। आखिरकार उनके पास एक ब्यूटी है कौन? आखिरकार ये कौन है जो हमारे एल्डर के पास ऐसे घूम रही है? सोचने लगता है, ये लोग कितने ट्रेस हैं, इनकी कल्टीवेशन तो देखो। फिर आते हैं और कहने लगते हैं, जूनियर ब्रदर ये तुम यहाँ वापिस आ गए। हमारा एमसी है यांग को सभी को इंट्रोड्यूस करवाने लगता है। मेरी नई डिसाइपल है जिसको मैंने आते जाते देखा, तो इसे मैंने अपना डिसाइपल बना लिया। सेक्ट मास्टर हैरान होते हैं और कहने लगते हैं, क्या डिसाइपल? मिस्टर है वो मुंह फुलाने लगती है और कहने लगती है, ये गलत बात है, आपने एक डिसाइपल ढूंढ लिया, वो भी एक लड़की। गुस्से में आ जाता है और उसके पास आते हुए कहता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं कोई लड़की नहीं, मैं एक लड़का हूँ। ऐसा सोल का प्रेशर देख के वो घबराने लगती है। लिटिल होंग, ये तुम क्या हरकतें कर रहे हो? वो तुम्हारी मासल आंटी होगी, वो तुमसे बड़ी है। होंग आगे आता है और कहने लगता है, इन सब हरकतों के लिए मुझे माफ कीजिएगा, मेरे जुबान पे मेरा कंट्रोल नहीं रहता। मन में सोच रहा होता है, एक बार मेरा जो कल्टीवेशन लेवल है उसे बढ़ने दो, उसके बाद मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है वो तुम लोगों के साथ कैसा होता है। जी कहने लगता है, सेक्ट मास्टर, मैंने आपको मेरा डिसाइपल दिखा दिया है, तो अब मैं अपने डिसाइपल को लेके मेरे पीक में जा रहा हूँ। मास्टर कहने लगता है, तुम दोनों अपने पीक पे जा सकते हो। सेक्ट मास्टर हमारे एमसी और हांग योंग को जाते देख कहने लगते हैं, हमारे जो एमसी है इसने कुछ ज्यादा ही जल्दी एक डिसाइपल बना लिया। जो सीनियर सिस्टर है वो कहने लगती है कि इन्होंने तो एक दिन में कुछ ऐसी चीजें दिखा दिया है जो कि यकीन करना आसान नहीं है। हमारा एमसी मिस्टिक पीक में ले आता है। एमसी कहने लगता है, ये मेरा मिस्टिक पीक है, यहाँ तुम्हें जो भी जगह अच्छी लगती है जाके तुम रह सकते हो, इसमें तुम्हें कोई हिचकिचाने की बात नहीं है। होंग का फेस रिएक्शन आप देख ही सकते हैं कि वो हैरान है और कहने लगता है, धन्यवाद मास्टर। और होंग का हालत इसलिए ऐसा होता है, आप देख ही सकते हैं कि ये जगह पूरी तरीके से खंडर बन गई होती है, तबाह हो गई रहती है, बस जो अंदर का हाउस है वही ठीक रहता है। इन सब चीजों को देख के होंग कुछ नहीं कह पाता, बस इन सब चीजों के लिए धन्यवाद मास्टर कहने लगता है। मन में सोच रहा होता है, इससे अच्छा तो हमारे सेक्टर में जो घोड़ों का तबेला है वो अच्छा होता है। इसी कहने लगता है, मैं तुम्हें बता देना चाहूंगा कि जो वीक है वही कंप्लेन करते हैं और जो स्ट्रांग है वो अपने खुद के रास्ते बनाते हैं। ये जो जगह है ये थोड़ा गंदा है, लेकिन तुम इसे संभाल लेना। सी ये सब कह के वहां से चला जाता है। होंग गुस्से में होता है और कहने लगता है, एक बार मेरा लेवल अप होने दो, उसके बाद मैं बताता हूँ कि तुमने ये सब जो मेरे साथ किया है इसका 100 गुना मैं तुमसे वापस वसूल लूंगा। हमें फेडरल इमोर्टल सेक्टर का सीन दिखाया जाता है, ओल्ड एल्डर का सीन दिखाया जाता है जिसका बेस्ट टूट गया होता है, मतलब वो मर गया होता है। समझ गए होगे जो पहले से देख रहे हैं। माफ कीजिएगा मास्टर, मुझे लगा नहीं था कि जो ओल्ड एल्डर है उनके साथ ये सब हो सकता है। मैं बस उनको मेरे पिताजी को पिल देने के लिए भेजा था। ऐसा लगता है कि जो मेरा पिताजी हैं उनकी जान खतरे में है, क्योंकि जो मेरे एल्डर थे जिसको हमने भेजा था वो मर चुके हैं। तो प्लीज मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दीजिए, मैं वहाँ का हाल देख के आना चाहता हूँ। तुम चुपचाप रहो, पता है ना कि तुम्हें मैंने क्यों अपना डिसाइपल बनाया है? इसलिए नहीं है मास्टर, क्योंकि मेरे पास इमोर्टल सन बॉडी है, इससे मैं आगे जाके
इमॉर्टल बन सकता हूँ? सही कहा, लेकिन इसके अलावा एक बात और है कि तुम में पावर की भूख है और तुम जैसे लोगों को ऐसी छोटी-मोटी बातों पे ध्यान देना नहीं चाहिए। ट्रू इन्हेरिटेंस का कंपटीशन है, वो आने वाला है, तो तुम्हें तैयार रहना चाहिए। तुम्हें वहाँ सबको हराना है और तुम्हें अच्छे-अच्छे रिवॉर्ड लेना है। तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा मौका है। लेकिन मास्टर, कुछ लेकिन नहीं, बस तुम्हें इस कंपटीशन पे ध्यान देना है और जहाँ तक कि तुम्हारी विंड थंडर सेक्टर की बात रही, मैं किसी को वहां को चेक करने के लिए भेजूंगा। मैं समझ गया मास्टर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है मिस्टिक पीक का, जहां हमारा एमसी लेटा होता है। तुम तैयार हो गए? मैं तुम्हारा और इंतजार नहीं कर पाऊंगा। गुस्से में रहता है और मन में सोच रहा होता है, आखिरकार ये इतने खाने के बारे में कैसे सोच सकते हैं, बल्कि इनको तो अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देने चाहिए था। ऊपर से ये तो कल वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले हमारा एमसी कहने लगता है, जल्दी आओ लेके, ये कितना टेस्टिंग है। जो सिस्टम ने मुझे मसाले दिए हैं, इससे जो इसका फ्लेवर है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लो इसे खा के देखो, ये काफ़ी अच्छा है। मास्टर, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कल्टीवेशन कर रहा हूँ, तो मुझे उतनी भूख नहीं लगती। एक बार तो खा के देख, तेरी जो ज़िंदगी है वो एन्जॉयमेंट से भर जाएगी। ऊपर से अगर कल्टीवेशन कर रहे हो, तो क्या ही फ़ायदा अगर तुम एन्जॉय ना करो? मुझे लगता है ठीक है मास्टर, आप अगर इतना जिद कर रहे हैं, तो मैं एक बार खा के देखता हूँ। यार, खाना इनको इतना ज़्यादा पसंद ही क्यों है? आखिरकार इससे अच्छा ये कल्टीवेशन ना करे। ये तो बच्चा था, तभी मैंने इतना अच्छा फ़ील किया था। कहने लगता है, हे तुम क्या कर रहे हो? तुम इस खाने के लिए रो रहे हो? जब बच्ची थी, तब से मुझे खाने को नहीं मिलता था। मुझे जो पहला खाना मिला था, वो भी मीट, वो टेस्ट था, उसे मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। भाई लड़की लग रही है यार, लड़का है बट। मैंने कल्टीवेशन को शुरू किया, तब से मैंने इन सब चीज़ों को भुला दिया था। आगे बढ़ना, कल्टीवेशन को आगे बढ़ाना और कोई मेरे रास्ते में आए, तो उसे मार डालना। ऐसे करते-करते जो मेरे ये खुशी के पल थे, इन्हें मैं हमेशा के लिए भुला दिया था। बेकार इन सब का क्या ही फ़ायदा अगर लाइफ़ को एन्जॉय ही नहीं कर पाए तो? एमसी होंग को देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि जो होंग है वो अपना लेवल अप करके डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन में भी पहुँच चुकी है। यार, ये क्या ही है? ये सिर्फ़ इसे खा के कैसे इतना लेवल अप कर पाई है? बस कुछ गजब का ही टैलेंट है, पूरी तरीके से डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में पहुंच जाती है। लॉन्ग, बहुत बढ़िया, तुम डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंच गए। बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने मास्टर के लेवल में पहुंचने वाले हो। लगता है कि मुझे अब बहुत जल्दी ही स्टूडेंट और मास्टर का जो रिश्ता है उसे तोड़ना पड़ेगा। लॉन्ग, ये अच्छी बात है कि तुम्हारा लेवल अप हो चुका है, लेकिन जो तुम्हारा मास्टर है उसका कंधे दर्द दे रहे हैं, तो आओ और थोड़े कंधे को मेरे दबाओ। गुस्से में आ जाता है और मन में कह रहा होता है, आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ये सब मुझे कहने की, जबकि मैं भी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे पहुंच चुकी हूँ। हमला करते हुए मन में कहता है, अब तुम्हारा यहाँ से वापस जाने का वक्त आ चुका है और आपको जो मास्टर है उन्होंने कुछ बात के लिए बुलाया है। कहने लगता है, आखिरकार उनको इतनी जल्दी फिर से मेरा याद आ गया। आखिरकार कल ही तो मैंने उनका काम किया था, आज फिर से। सब कारण से होंग जो है वो रुक गई होती है, गुस्से में आ जाती है और मन में सोच रही होती है, ये मुझे अच्छा मौका मिला था, लेकिन ये जो मौका है वो चला गया मेरे हाथ से। यकीन है कि फ्यूचर में मुझे ऐसे बहुत मौके मिलेंगे, अभी मेरे ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। जी, वहां से जाने लगता है और कहने लगता है, लिटिल होंग, तुमने आखिरकार लेवल अप कर लिया है, तो जाके तुम्हारी जो ट्रेनिंग है स्किलों की उसे प्रैक्टिस करो और जब मैं आता हूँ तो तुम मेरे पैर को दबाओगे। चिल्लाते हुए कहने लगता है, आखिरकार तुम क्या मुझे नौकर समझ के रखे हो? अगर मुझे उतने टाइम मौका मिला था तो मुझे रुकना नहीं चाहिए था, मुझे तुम्हें वहां खत्म कर देना चाहिए था। पल एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, हमारा एमसी है वहां आ जाता है, उनको देख के सब लोग कहने लगता है, पिक्लॉडियन आप आ चुके हैं। पर आखिरकार क्या हो गया, आपको मेरी इतनी जरूरत किस बात की है? ब्रदर, बात ऐसी है कि जो हम लोगों का इस सेक्ट है, कुछ साल पहले जो विंग किंगडम था वो हमारे अंतर्गत में आता है, जिन्हें हमें प्रोटेक्शन देना होता है। हम लोग उससे बहुत समय से लंबी रिक्वेस्ट मांग रहे हैं मदद की। यहाँ तक कि पता चला है, हमें ऐसी खबर आई है कि जो लोग भी मर गए होते हैं या वहां मार लिए जाते हैं, उनके जितनी भी शरीर की एनर्जी होती है वो उनके यहाँ से गायब होती है। कानूनों से बहुत सारे जो टाउन हैं वो गोस्ट टाउन अब कहलाने लगे हैं। लगता है कि इन सब में जो डीमन है उनका हाथ होगा। सबके कारण से मैंने वहाँ हमारे कुछ डिसेबलों को भेजा था देखने के लिए। अफसोस की बात यह है कि वहाँ से कोई भी वापस नहीं आ पाया। विंग किंगडम है, उन्होंने फिर से रिक्वेस्ट किया है कि ये जो चीजें हैं ये और भी ज्यादा बढ़ रही है। चलता रहा तो जितना भी वेस्टलैंड है वो सब तबाह हो जाएगा। ऐसे ही चलता रहा तो जो हमारा एकेडमी का नाम है वो खराब हो जाएगा, जिससे हमें फ्यूचर में दिक्कतें देंगे डिसाइपलों को लेने के लिए नए। उसे कहने लगता है, क्या किसी ने भी देख नहीं पाया है कि इन सब का वजह क्या है?
एल्डर सिस्टर है वो बताने लगती है, ऐसा नहीं है कि किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जिसने भी देखा है वो जिंदा ही नहीं बचा है। तो अभी तक किसी ने अच्छे तरीके से हमें बता ही नहीं पाया है कि इन सब का कारण क्या हो सकता है। से भी वो जो जगह है वहाँ कोई ज्यादा कल्टीवेटर रहते भी नहीं है। तो आखिरकार ऐसा कौन आ सकता है जो हमारे सेक्टर से भी ज्यादा ताकतवर हो वहाँ। एमसी इन सब बातों को सुनने के बाद कहने लगता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन सब के पीछे कोई और ही हो जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। मुझे लगता है आपको नया मिशन जाता है, आपको यंग किंगडम में जाना है और वहाँ की ये जो समस्या है उसे सॉल्व करना है। इससे आपको आपने सोचा नहीं होगा उतना अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे। हमसे खुश हो जाता है और कहने लगता है, सिस्टम जो तुम्हारी टाइमिंग है वो कुछ ज्यादा ही सही है, इससे ज्यादा और क्या ही कह सकता हूँ। मास्टर मैं समझ चुका हूँ कि क्या दिक्कतें आ रही है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे वहाँ खुद जाना होगा और वहाँ की जो सिचुएशन है उसे मुझे खुद समझना होगा। मास्टर कहने लगता है, आप बहुत ज्यादा कमाल के हैं, आपने बिना कुछ सोचे चला गया उनकी मदद करने। वो सीनियर सिस्टर होती है वो कहने लगती है, पिक मास्टर आपने तो मेरी बात पूरे सुने ही नहीं, आप तो बहुत जल्दी ही निकल गए। साथ ही ये चैप्टर खत्म होता है और हमें पता चलेगा आगे क्या होता है। बहुत मजा आएगा, मैंने पढ़ लिया है बट आपको नहीं बता रहा, कल आएंगे। मास्टर कहने लगते हैं कि क्या जो पिक लॉर्ड है वो सचमुच इन्हें कंप्लीट कर पाएंगे। सिस्टर कहने लगती है, आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमारे जो इस जगह में कौन ही होगा जो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन वाले को रोक पाए। अगर वो कर भी नहीं पाते हैं तो ये समझो कि जो ये हमारा वेस्टलैंड है ये तबाह हो चुका है। लोग अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दो, हम लोगों को बेकार की बातें करके और बेकार का समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम लोगों को कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने में ध्यान देना पड़ेगा, जिससे हम लोग जो जूनियर ब्रदर ये हैं उनकी मदद कर पाए। अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी जा रहा होता है वहाँ के लिए, मन में सोच रहा होता है जैसे ही वहाँ का डिस्कशन हुआ वैसे ही वेंग किंगडम के लिए जा रहे हैं, बल्कि कहीं और नहीं। सबके दौरान तुम्हें निपटने के लिए मैं कोई मौका देख ही लूंगी। में वेस्ट किंगडम का सीन दिखाया जाता है। ये कहने लगता है, ऐसा लगता है कि यहाँ जो बैंडिट है वो अटैक कर रहे हैं। मन में सोच रहा होता है क्या अब ऐसी चीजों पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। उस विलेज का विलेज चीफ होता है वो कहने लगता है, हीरोज आप यहाँ से जो आइटम लेना चाहते हैं ले लीजिए, हमारे पास बकरियां हैं, गाय हैं और सुअर हैं, आप जो चाहे वो ले सकते हैं, बस हमारी जो जान है उसे छोड़ दीजिए, हमारे पास कुछ नहीं है। सब कुछ सुनने के बाद वो क्रीपी स्माइल करता है, लगता है आखिरकार मैं तुम्हारे इन बेकार भेड़ बकरियों को करूंगा क्या, मुझे तुम लोगों की जान चाहिए, तुम मेरे सामने झुक जाओ, इससे जो तुम्हारी मौत है वो मैं आसान कर दूंगा। दूर हो जाओ, जो मास्टर है वो अपने टेक्निक को इस्तेमाल करने वाले हैं, सभी के जितनी भी लाइफ एनर्जी होता है उसे अपने अंदर लेने लगता है। तभी बाकी लोग चिल्लाने लगते, नहीं बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मॉम मुझे बचा लो, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कहने लगती, ये तो डार्क। मन में सोचने लगता है, भाई अगर लगती है बोल दूंगा तो माफ करना, लेकिन लड़की जैसा लगते हैं ना तो गलती से कभी मैं लगती है बोल देता हूँ, लेकिन लगता है ठीक है। आज जो टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है ये तो हमारे समय का एक डीमन था जिसको हम लोगों ने मारने के लिए बहुत कुछ कोशिश कर लिया था। ये टेक्निक मुझे उसी की तरह लग रहा है। आज जो एमसी है वो पूछने लगता है, आखिरकार तुम्हें पता है कि ये क्या है। मुंह बनाते हुए कहने लगता है, नहीं मैं नहीं जानता। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ होंग कि तुम ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो। नहीं मैं मरना नहीं चाहता, कोई बचाओ हमें। एमसी उसके पीछे आ जाता है और कहने लगता है, तुम्हारा जो ये ब्लड लेना यही खत्म होता है, रुक जाओ। एमसी को कहने लगता है गुस्से में मारते हुए, आखिरकार तू है कौन जो ये सब करने की कोशिश कर रहा है और मेरे सामने आ चुका है, लगता है कि तुझे मरना है। एमसी सिर्फ अपने फिंगर का इस्तेमाल करके उसके हमले को रोकता है और उसका जो हाथ है उसे चोट पहुंचा देता है, जिसके कारण जो उसका हाथ है वो उखड़ जाता है कि जो उसकी आंख होती है वो लगभग बाहर आ गई होती है। ये कहने लगता है, तुम्हें इतनी जल्दी गुस्सा नहीं करना चाहिए, वैसे भी तुम्हारे और मेरे बीच अभी लंबी बातचीत बची है। कि सभी लोग डर जाते हैं और कहने लगते हैं, नहीं लीडर। के जो लीडर होता है वो घबरा जाता है और कहने लगता है, ये नहीं, ये तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन है, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे ऊपर रहम कीजिए। ये पूछने लगता है, आखिरकार ये बताओ कि तुम हो कौन। मैं इस किंगडम का एक गार्ड हुआ करता था, प्रिंस का कुछ काम को देख लिया था जिसके कारण जो प्रिंस है उन्होंने मुझे मारने का आदेश दे दिया, मुझे मरना नहीं था इसलिए मैं वहां से भाग गया। मुझे कहने लगता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन आखिरकार तुम ये जो डार्क आर्ट है इसे कहाँ से सीखे। मैं प्रिंस को फॉलो करते रहा और देखा कि वो एक माउंटेन पे जा रहे हैं। मुझे प्रिंस का जो ये सब मामले हैं इन्हें नहीं जानना था, इसलिए मैं उनके पीछे और नहीं गया।
जहाँ तक कि ये डार्क आर्ट की बात रही, मैं जब वहाँ से भाग रहा था तो मुझे एक एजुकेशन मिला जिनके तरफ से मैंने ये सीखा और मुझे उनके ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं पता। हमसे कहने लगता है, तो आखिरकार उन्होंने तुमसे कुछ नहीं माँगा? नहीं, उन्होंने मुझे बस ये कहा कि मेरे जितने भी कल्टीवेशन है उसे स्पीड से बढ़ाना है, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके, इसलिए मैं इन गाँव वालों को हमला कर रहा था। मुझे और कुछ झमेले में नहीं पड़ना था और उनका आज्ञा पालन करना ही पड़ा वरना मैं मर सकता था। ये कहने लगता है, ऐसा लगता है कि इसे आगे कुछ और नहीं पता है और आखिरकार ये कौन-सा ऑर्गेनाइजेशन है। मेरे को ठीक से बोलते नहीं बन रहा हो तो थोड़ा गला प्रॉब्लम है, स्पीक में अच्छे से नहीं बन रहा, तो थोड़ी बहुत जो ल बात है उसको तो आप समझ ही जाएँगे, ठीक है? जो होंग होती है, मतलब होंग होता है, वो मन में सोचने लगता है, आखिरकार ये टेक्नीक मुझे उसी की तरह लग रही है, लेकिन अगर वो अभी भी ज़िंदा है तो वो ऐसे जगहों में क्या कर रहा है? उनसे कहने लगता है, लिटिल हॉन्ग तुम्हें कुछ पता है? मन में सोचने लगता है, अगर मैं जो सोच रहा हूँ वो सच हो, जो ये यांग मेरा मास्टर है, जो कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का है, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एमसी सोल सर्च का इस्तेमाल करते हुए कहने लगता है, चलो अब मैं देखते हैं कि तुम क्या छुपा रहे हो। बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है, थोड़ी बहुत बातें पता चली है वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें पहले रॉयल पैलेस में जाना चाहिए। कहा जाता है कि उसकी डेड बॉडी वहीं पड़ी होती है। होंग है वो अपने कल्टीवेशन पावर का इस्तेमाल करते हुए एक फायर लगा देता है, कारण जितने भी बैंडेड हैं वो चिल्लाने लगते हैं। देख के जो विलेजर होते हैं वो हैरान हो गया रहते हैं। कहने लगता है, मास्टर क्या मैंने कोई गलत किया? बैंडेड है, क्या मुझे इन्हें नहीं मारना चाहिए था जान से? होंग मन में कुछ और सोच रहा होता है, आखिरकार मेरा गुस्सा मैं कहीं तो उतार पाया। उसे कहने लगते हैं, नहीं तुमने बहुत बढ़िया किया, आप लोग इमोर्टल हैं जिन्होंने आके हमारे विलेज को बचाया है, हम लोग आपको हमेशा याद रखेंगे। हमें वेन किंगडम का रॉयल पैलेस दिखाया जाता है, जो वहाँ का किंग होता है वो कहने लगता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी जो किंगडम है वो तबाह हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी किंगडम की 30% की पॉपुलेशन है वो घट चुकी है इन सब कारणों से। मुझे क्या लगता है कि जो प्रोफाउंड इमोर्टल सेक्ट है, क्या वो हम लोगों को इस मुसीबत से बचा पाएगा कि नहीं? तभी हमें आवाज सुनाई देता है, फादर फादर। इस आवाज को सुन के सभी का ध्यान पीछे जाता है। कहा जाता है कि एक लड़की आ रही होती है और वो कहने लगती है, फादर मैंने देखा है कि दो इमोर्टल यहाँ उड़ के आ रहे हैं। ये पक्का जो प्रोफाउंड इम्यून सेक्टर के इमोर्टल हैं वो आ रहे हैं हमारी मदद के लिए। जल्दी चलो मिनिस्टर मेरे साथ उनको स्वागत करने के लिए। कहा जाता है कि जो हमारा एमसी है वो वहाँ के पैलेस में पहुंच चुका होता है। एमसी कहने लगता है, लिटिल होंग क्या तुम्हारे मास्टर को ऐसी एंट्री शोभा नहीं देती? कहने लगता है, ठीक है मास्टर, आप कह रहे हैं तो ठीक ही है। मन में कहने लगता है, एक बार जब तुम्हारा कैलेमिटी से सामना होगा तब तुम मुझसे मदद मांगने के लिए भीख मांगते हुए ना आना। अब मुझे देखना है कि जो तुम्हारा घमंड है वो कहाँ जाता है उस समय। वेलकम इमोर्टल मास्टर, आप सभी का यहाँ स्वागत है। मैं हमारे सेक्टर से आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ आ चुका हूँ मिस्टी पिग का मास्टर, वो भी अपने डिसाइपल के साथ। मैं आपकी मदद करके रहूंगा, आपको चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं है। टल मास्टर आपका यहाँ स्वागत है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत होती है तो आप मुझे बताइएगा। आइए आप मेरे साथ, मैं आप लोगों को कहाँ रुकना है मैं बता देना चाहूंगा। उसे कहने लगता है, ठीक है आप बताइए, मैं और मेरे डिसाइपल के लिए कोई अच्छा सा जगह बताइएगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है इमोर्टल मास्टर, मैं आप लोगों को खुद से जगह दिखाने वाला हूँ। यह चाहता है कि उन दोनों को कोई पीछे से देख रहा होता है। प्रोफाउंड हेवन से कोई पीक लॉर्ड आया है, जो मेरे मास्टर है वो कल्टीवेशनों की बलिदान को ढूंढ रहे थे। ये सब उनके लिए काफी होगा उनका ब्रेक थ्रू करके आगे कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए। जो मास्टर है डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के पीक पे, वो पक्का इन सब कारणों से वो आगे के कल्टीवेशन पे बहुत आसानी से बढ़ पाएंगे। कहने लगता है, जो विंग किंगडम है वो तबाह होने वाला है और जो हमारे सेक्टर हैं उन्होंने जितने भी यहाँ डिसाइपल को भेजा हुआ था वो सब यहाँ से गायब हो गए, लेकिन इसने इस खतरनाक मिशन को लिया, इन सब मैटरों पे ध्यान भी नहीं दे रहा है। आखिरकार ये जो लेजी है ये यहाँ तक कल्टीवेशन करके डिवाइन फ्रेम में कैसे पहुंच पाया? चाहे मेरे ही लिए कि ये अपने कल्टीवेशन पे ध्यान नहीं दे रहा, इससे मैं इससे कल्टीवेशन में आगे हो जाऊंगा। फिर मैं बताता हूँ कि इसने जो मेरे साथ
ये सब किया है, इसका क्या नतीजा होता है? एमसी लेटा होता है और अंगूर खाते हुए मन में सोच रहा होता है, "होंग, चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम मुझसे पीछे ही रहने वाले हो। सबसे बड़ी गलती ये है कि इसने मुझे अपना एनिमी समझा। लिलोंग, क्या तुम्हें ये नहीं जाना कि तुम्हारा जो मास्टर है, वो कैसे कल्टीवेट करता है? एक काम करो, जाओ गर्म पानी लेके आओ और मेरे पैर को धो, इससे तुम्हें बताऊंगा कि तुम कल्टीवेशन कैसे कर सकते हो। सुनने के बाद हांग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। हांग बहुत गुस्से में होता है, वो कुछ कह पाता उससे पहले वो अपने आप को शांत करता है और मन में गुस्सा करते हुए कहने लगता है, एक छोटे से कुएं के मेढक हो जिन्हें दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता और तुम मुझे टेक्निक सिखाने की बात कर रहे हो। अगर टेक्निकों को इतना ही आसान होता एक दूसरे को सिखाना कल्टीवेशन का, तो मैं अभी तक तो से भी मैंने तो बहुत सारे इमोर्टलों को सेनेस्ट्रल टेक्निक सिखाया है। अगर ये इतना ही आसान होता तो मैं तुम्हें मेरा मास्टर समझ लेता। कहने लगता है, अरे तुम वहाँ किस लिए खड़े हो? क्या तुम्हें आगे कल्टीवेशन नहीं करना? क्या तुम्हें मेरी टेक्निक नहीं चाहिए? क्या तुम इतनी जल्दी रिटायरमेंट लेना चाहते हो? बहुत गुस्से में होता है और मन में और सोचने लगता है, आखिरकार मैं तुम्हारी पैर तो हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं जो डीमनों को लीड करती थी, जो रूल करती थी, इससे अच्छा तो मैं तुम्हें ये कुछ कह पाता। उससे पहले कुछ आवाज आती है। टल जो वैंग किंगडम है उसमें फिर से समस्या आना शुरू हो चुका है। उसी कहता है, आखिरकार कौन हो तुम वहाँ? एल्डेस्ट प्रिंस हूँ जो आपको इन सब समस्याओं के बारे में कुछ बताना चाहता है। चाहता हूँ कि जो इमोर्टल है मेरी बात रखने का मौका दे। सुनने के बाद हमारा एमसी अपने हाथों से इशारा करता है और दरवाजे को खोल देता है और कहने लगता है, यहाँ तुम अंदर आ सकते हो। ये वही प्रिंस है जिसके बारे में वो बैंडिट कह रहे थे, लेकिन इसके जो हरकतें हैं मुझे वैसे तो नहीं लगते। प्रिंस नीचे झुक जाता है और कहने लगता है, इमोर्टल, मैंने अपने पिताजी को इन सब समस्याओं को बताने का जरूरी नहीं समझा, क्योंकि मेरे ख्याल से वो इसे नहीं संभाल पाते। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से ये जो सारी समस्याएं हैं, ये पीछे के हमारे बैक माउंटेन से आ रहा है। कुछ समय ही पहले बहुत सारे जो बैट है उसे वहां जाते हुए देखा है बैक माउंटेन पे। नहीं, ये चीज भी नोटिस की है कि जो गार्ड और जो मेडन है वो अगर वहां कभी की चले जाते हैं तो वहां से कभी भी बच के वापस नहीं आ पाते। ये सुना है कि आप बहुत ज्यादा ताकतवर है इमोर्टल, इसलिए मेरे ख्याल से जो हमारे किंगडम का समस्या है इसे आप ही हल कर पाएंगे और कोई नहीं। को तहे दिल से ये चाहता हूँ कि आप इमोर्टल मेरे साथ बैक माउंटेन पे चलिए और जितने भी बैट है उन सबको वहां खत्म कर दीजिए। सब बातों को सुन के हमारा एमसी कुछ सोचने लगता है। मुझे मूर्ख समझ रहा है कि मैं इसकी बातों पे ऐसे ही आ जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने डिवाइन कॉन्सियस से देखा है कि ऐसी कोई बात नहीं चल रही वहां। ये ऐसा है जो इसका पीछे से साथ दे रहा है, जिसलिए ये सब कर रहा है। कहने लगता है हमारे हमसे, ठीक है प्लीज, तो आप मुझे उस केव में लेके चलें। इसी मन में सोच रहा होता है, चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम कौन सी प्लानिंग कर रहे हो हमारे खिलाफ। प्लीज इमोर्टल, आप मेरे साथ चलिए, वहां जितनी भी दिक्कत है आप उसे ठीक कर सकते हैं। इससे जो हमारा किंगडम है वो खुशहाल हो जाएगा। मन में कहने लगता है, चलो छोड़ो, अब मैं तुम्हें बाद में देखूंगा। क्या आ जाता है कि जो क्राउन प्रिंस है वो बैक माउंटेन ले जा रहा होता है। फिर जो लिटिल प्रिंसेस होती है वो अपने भाई को इमोर्टल को ले जाते हुए देखती है और मन में सोचने लगती है, आखिरकार मेरा भाई कर क्या रहा है। पिताजी ने कहा है कि इसके व्यवहार पहले से ज्यादा खराब हो रहे हैं, तो इन्हें किसी और से बात करने के लिए मना किया गया है। लेकिन आखिरकार ये क्यों इमोर्टलों को लेके कहीं जा रहा है? लगता है कि मुझे पिताजी को बताना पड़ेगा कि जो भैया हैं वो इन्हें लेके कहीं जा रहे हैं। तो हमें कुछ देर का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग बैक माउंटेन पे पहुंच ही गए होते हैं। सिक कहने लगता है, क्राउन प्रिंस, मुझे नहीं लगता कि इस जगह में कोई बैट होंगे। प्रिंस कहने लगता है, हम लोग यहाँ आ चुके हैं इमोर्टल। एमसी कहने लगता है, चलो ठीक है, अब हम आ चुके हैं तुम्हारे साथ, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या छुपा रहे हो। प्रिंस कहने लगता है, मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें मूर्ख बना सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे अपने मन से फॉलो करने लगे। कि इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है, क्योंकि तुम अपने शक्ति को कुछ ज्यादा ही मानते हो। लेकिन क्या तुम्हें ये नहीं पता कि तुमसे भी कोई आगे होता ही है ताकतवर? अपने हाथ में कुछ पकड़ा होता है, उसे तोड़ते हुए कहने लगता है, तुम ये ना समझो कि तुम इमोर्टल हो, क्योंकि तुम एक पीक के मास्टर हो। याद रखो कि ये जो जगह है आज ये तुम्हारे मौत का जगह होने वाला है। एल्डर, आप लोग बाहर आ जाओ। कहा जाता है, इतने कहने के साथ ही वहाँ 6 लोगों की शैडो दिखाई जाती है। 6 एल्डर होते हैं, वो डिवाइन फॉर्मेशन को लगाने लगते हैं, कहने लगते हैं नीचे और कहने लगते हैं, हा हा हा, तुम हमारे कब्जे में आ चुके हो। तुम्हें लगा था कि तुम उस डिमन को मार चुके हो, तो तुम्हें कोई यहाँ रोक नहीं पाएगा। और ये जो डिमन बोल रहा है वो नहीं हुआ।
बैंडेट जो सबका खून ऑब्जॉर्व कर रहा था उसकी बात हो रही है, ठीक है। डीमन बोले मतलब ना समझे तो बता दे रहा हूँ। ये अफसोस की बात है कि ये फॉर्मेशन में जो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का भी है वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। प्रिंस कहने लगता है, एल्डर आप जल्दी इन लोगों को संभाल लीजिए क्योंकि जो मास्टर है वो ज्यादा इंतजार नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि ये लड़की है इसका कल्टीवेशन बर्बाद करके इसे डिसेबल कर दीजिए और इसे मुझे एंजॉय करने दीजिए। हाउ गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, क्या तूने कहा? सोचा था कि यहाँ कुछ नहीं करूंगा, लेकिन जब तूने मुझे छेड़ा है तब तुम मरो तुम लोग। जाता है कि हांग पूरी फॉर्मेशन को पलक झपकते ही तोड़ देता है। प्रिंस है वो घबरा जाता है और कहने लगता है, क्या इस लड़की ने इसे तोड़ दिया? ये नामुमकिन है। आखिरकार ये कैसे बाइंडिंग फॉर्मेशन को तोड़ सकती है? जो एल्डर है वो घबरा जाता है और कहने लगता है, क्राउन प्रिंस हमने नहीं सोचा था कि जो पिक मास्टर है वो अपने साथ कोई डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के लोग को लाएंगे। इन सब के अलावा जो इसकी स्किल है मेरे ख्याल से इमोर्टल ग्रेड की है। इसके अलावा और कोई चीज नहीं है जिससे ये हमारे फॉर्मेशन को इतनी आसानी से तोड़ पाए। ओल्ड मैन मुझे लगता है कि तुम जो हमारे मास्टर है उसके लिए कुछ मेरिट ला पाओ। फिर शांत हो जाओ, आप मेरे मास्टर से मिलिए, उसके बाद आप भी उनके पास रहिए जिससे आपका जो कल्टीवेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे आप एक दिन इमोर्टल भी बन सकते हैं। और भी गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस सब बातों में आने वाला हूँ? इससे तो और भी ज्यादा मुझे तुझे मारने का मन हो रहा है। क्या आ जाता है अगले पल में हांग अपने फायर एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण जो प्रिंस है वो फायर एबिलिटी में घिराने लगता है। कारणों से वो दर्द में चिल्लाने लगता है। मारा एमसी कहने लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि तू दूसरों को चोट में उंगली डालना कुछ ज्यादा ही पसंद है। एमसी का कहने का ये तात्पर्य है कि जिस चीज को जिससे सुनने में बुरा लगता है वो वही कह रहा है। एमसी कहते रहते हैं, लिटिल होंग इसे छोड़ो, मुझे इससे कुछ सवाल पूछना है। अगले पल में होंग अपनी एबिलिटी को खत्म कर देता है, जिसके कारण उसका जलना बंद हो जाता है। जिसको समझ नहीं आया हो तो मैं बता दूं, जो बाकी के एल्डर है वो फायर एबिलिटी से मर चुके हैं। एमसी कहने लगता है, चलो तुम मुझे ये बताओ कि जो तुम्हारा मास्टर पर इतनी ताकत है कि जो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का कोई व्यक्ति है उसके सामने झुके। हाँ, जो मेरा मास्टर है वो एक समय सेंट्रल रीजन में इमोर्टल था। अरे जैसा एक छोटा डिविनिटी ये सारी चीजें नहीं समझ पाएगा, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मेरे मास्टर के सामने झुक जाओ ना। जो मेरे मास्टर है अगर वो आ जाते हैं तो तुम भीख मांगने के काबिल नहीं बचोगे। लो देखते हैं कि जो तुम्हारा मास्टर है वो और अपने आप को कितना छुपाता है जब मैं तुम लोगों को मारूंगा। गाइस मुझसे एक गलती हो गई, जो एल्डर है मैं कहा मर गया, लेकिन नहीं, वो लोग अभी भी जिंदा है। ये पहला जो मर चुका। फिर कैसे ऐसे जगहों में डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के लोग हो सकते हैं, और ऊपर से ये लोग दो लोग हैं, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, और ये छठवा। अब बस तुम ही बचे हो। कि क्राउन प्रिंस घबरा जाता है और कहने लगता है, नहीं तुम नहीं। दिखाया जाता है कि जो मून है वो रेड हो गया होता है, बहुत बड़ा रेड बीम वहां आता है, जिसके कारण जो आसपास के जगह है वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। किल प्रिंस कहने लगती है, फादर आखिरकार वहाँ क्या चल रहा है? फादर आखिरकार वहाँ पास एक रेड लाइट क्यों है? किंग है वो कहने लगता है, सभी लोग यहाँ से जल्दी चलो, मेरे ख्याल से इमोर्टल को हमारी जरूरत पड़ सकती है। हांग मन में सोच रहा होता है, नहीं ये जो ऑरा है कुछ ज्यादा ही जाना पहचाना लग रहा है कि मैं इनसे लड़ सकती हूँ, लेकिन इससे दोबारा लड़ना थोड़ा कठिन होगा। प्रिंस पागलों की तरह हंसते हुए कहने लगता है, हा 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 मास्टर आप आ चुके हैं, हमारा मरने का समय आ चुका है। शुरुआत में दिखाया जाता है कि ब्लड मिस्ट से कोई आ रहा होता है, सिंग तियानजू, जो कि सेंट्रल रीजन का ब्लड नीडर सेक्ट का मास्टर। एमसी मार्क करते हुए कहने लगता है, अच्छा इन सब जितनी भी घटना है उसके पीछे तुम्हारा हाथ है। मुझे लगा नहीं था कि तुम अपने जो खसगोश का बिल है उससे बाहर निकल के आओगे, मुझे लगा कि तुम वहीं छुपे रहोगे। तुम केवल एक बाहरी इलाके के कल्टीवेटर हो कि मैं ये मान सकता हूँ कि तुम अपने पास कुछ ट्रिक छुपा के रखे थे, लेकिन मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे। और इन सब के अलावा जो तुम्हारी बगल में मेरी पुरानी दोस्त है, इसने कुछ ज्यादा ही मुझे अट्रैक्ट कर लिया है। हम कहने लगता है, ब्लड डीमन मुझे लगा नहीं था कि तुम अभी भी जिंदा होगे। चीजों को सुन के जो हमारा एमसी है वो मन में सोचने लगता है, लिटिल हॉन्ग आखिरकार ये सब क्या चल रहा है
और ये तुम्हें जानता है? ब्लड डीमन, इस नाम को मैंने 200 सालों से सुना भी नहीं है। तक कि होली लैंड ने मुझे तबाह करने के लिए अपनी सारी ताकतें लगा दी थी। भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे याद रखोगे। उन्हें लड़ा है, वो ये सब बातें कभी भी नहीं भूलने वाले। मैं सोच रहा होता है हम लोग तुम्हारे बारे में कैसे ही भूल सकते हैं, क्योंकि तुम एक समय में ट्रू इमोर्टल में थे। तक कि तुमने सभी लोगों का ब्लड को अपने में लेना शुरू कर दिया था, जिसके कारण हमारी नज़र तुम पे गई। यहाँ तक कि तुमने तो अपने सारे डिसाइपलों को भी इविल टेक्निक सिखाया था। जब हम लोगों ने तुम्हें रोकने के लिए आया तो तुमने अपने डिसाइपलों का ही ब्लड को लेके अपने आप को और ताकतवर बना लिया। भी राइचस सेक्ट वाले हैं, उन्होंने तुम पे ऊपर हमला किया, लेकिन वो रोक नहीं पाए। इसलिए मैं डीमन सेक्ट वाला, मुझे भी उनका साथ देना पड़ा तुम्हें रोकने के लिए। भी तुम सबको रोक रहे थे, लेकिन हमें नहीं लगा था कि तुम वहां से जिंदा बच जाओगे और तुम हमें ऐसे जगह में मिलोगे। हाँ, कोई भी तुम्हारे वजूद के बारे में सोच ही नहीं सकता है कि तुम कोई ऐसे जगह में होगे। प्रिंस कहने लगता है, मास्टर आप आ गए आखिरकार, आप मेरा बदला लीजिए, इन लोगों ने मुझे बहुत तंग किया है। ब्लड डीमन कहने लगता है, चुपचाप रहो। से पल भर में वहां खत्म कर देता है। कहने लगता है ब्लड डीमन की जो टेक्निक है वो सबसे ज्यादा ईवल है, कि जो इसके डिसाइपल है वो भी इसके सामने नहीं बचते। डीमन सामने आता है और कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये जो डिसाइपल है ये मेरे किसी काम का है? मैं जब चाहूँ दूसरा डिसाइपल ले सकता हूँ। अगर तुम इसे मानना चाहती थी तो मैं इसे जिंदा क्यों ही रखता, इससे अच्छा तो ये मर ही गया। कहने लगता है, तुम्हें इन सब करने का क्या इरादा है? जो एमसी है इन सब चीजों को देख रहा होता है मजे से और कहने लगता है, अरे ये सब स्क्रिप्ट में क्या चल रहा है, इन सब चीजों में मेरा क्या काम है, मुझे तो मजा लेना चाहिए। हॉन्ग पूछने लगता है, आखिरकार ब्लड डीमन मुझे ये बताओ कि तुम जिंदा कैसे बचे, क्योंकि जो 4 होली वेपन हैं उनसे तुम्हें अटैक किया गया था, जिसके कारण जो तुम्हारा ब्लड था वो वेपोरेट हो चुका था, जिसके कारण तुम जिंदा हो ही नहीं सकते थे। आखिरकार तुम वहां से कैसे बच पाए? डीमन हंसते हुए बताने लगता है, क्या तुम्हें लगा था कि वो जो मूर्ख है वो मेरा कुछ कर पाएंगे? मैंने पहले से ही जो अपना ब्लड है उसे कहीं छुपा दिया था। सबसे मरने के बाद जो ब्लड है उससे मैं जिंदा हो गया। डीमन कहने लगता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारा हाल मेरे जैसा ही है। डीमन कहने लगता है, ये अच्छा होगा कि तुम मेरे पास सरेंडर कर लो, क्योंकि तुम सिर्फ डिवाइन स्टेट के पहले स्टेट पे हो, अभी अभी तुम डिवाइन स्टेट पे पहुंचे हो, तो बेहतर है कि तुम सरेंडर कर लो, जिससे मैं बहुत आसानी से तुम्हारे जो ब्लड है उसे ऑब्जर्व कर सकूं। हम दोनों हमेशा के लिए एक साथ हो जाएंगे। घबरा जाता है और अपने कदम को पीछे लेता है और कहने लगता है, तुम कुछ ज्यादा नहीं कर रहे? पहले भी तुम्हें सेंट्रल रीजन में बहुत बार मैंने मना किया था कि मैं फिर से दोबारा आ चुका हूँ, तो तुम मुझे फिर से कह रहे हो। तुम बहुत गुस्से में आ जाती है और फायर होते कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम डिवाइनिटी के पीक पे हो, तो क्या तुम कुछ भी कर सकते हो? डीमन कहने लगता है, ऐसा है तो बहुत बढ़िया, जितना ज्यादा स्ट्रगल करोगे मुझे उतना ही अच्छा लगेगा। हालांकि अगर तुम किसी और से मिलती जो मेरे जितने लेवल का होता तो तुम शायद उससे जीत भी सकती, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम्हारा सामना मुझसे हो रहा है, तो ये जो तुम्हारे सपने हैं ये तो टूटने वाले हैं। अपना फायरिंग हमला स्टार्ट करते हुए कहने लगता है, जब तक मैं कोशिश नहीं करूंगा तब तक कैसे पता चलेगा कि मैं तुमसे जीतता हूँ कि नहीं? ब्लड डीमन, मेरा ये हमला चखो। और डिवाइन फ्लेम, आखिरकार ये क्या है? मेरा हमला चखो। ब्लड फेरी पल्स। दोनों के हमले को टकराने के कारण वहाँ एक ब्लास्ट होता है। ब्लड डीमन है वो सोचने लगता है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है? ही लगा था कि ये जो टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है इससे ये मेरे हमले को रोक पाएगा। ये डिवाइन स्टेट पे अभी अभी आया है। डीमन आगे कहने लगता है, मुझे तुम ये बताओ कि तुमने ये स्किल कहाँ से सीखा? हॉन्ग है वो अपने अगले हमले के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है। बर्फीला आग का हमला कर देता है ब्लड डीमन पे। डीमन अपना अटैक का प्रिपेयर करता है और अटैक करने लगता है और कहने लगता है, तुम कुछ भी कर लो, तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। प्रिम डिवाइन, ब्लड स्पेयर, दोनों के जो हमले हैं वो एक दूसरे से टकराने लगते हैं। कहा जाता है कि जो ब्लड डीमन है उसका आधा शरीर बर्फ से जम गया होता है और वो कहने लगता है, आखिरकार तुमने ये स्किल कहाँ से सीखा? आखिरकार ये जो स्किल है वो इतनी डिमोनिक क्यों है? जो ब्लड डीमन है अगले पल में अपने आप को छुड़ा लेता है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि तुमने मेरा इंटरेस्ट जगा दिया तुम पे। तूने सेंट्रल सीजन को छोड़ के कहीं और गया जहाँ से तुझे ऐसी ताकतें मिली। आखिरकार तुम्हारा टीचर कौन है? हॉन्ग है वो ये नहीं बताता कि उसका मास्टर कौन है, लेकिन वो कहने लगता है, आखिरकार तुम क्या ही कर पाओगे?
मुझे ये स्किल मिल चुकी है जिससे मैं आगे जाके सभी को अपने पैरों के नीचे ले आऊंगा। और मन में सोच रहा होता है, मुझे लगा नहीं था कि ये जो 3000 फिल्म सूत्र है वो मेरी इतनी मदद करेगा और मेरा जो ताकत है वो उसे इतना बढ़ा देगा। अब मेरा ताकत इतना हो चुका है कि मैं अब फेस टू फेस ब्लड डीमन से लड़ पा रहा हूँ। लेकिन मैं इसे ये जानने नहीं दे सकता कि मेरा मास्टर कौन है। मैं ये सब चीज़ों को पता लगाने नहीं दे सकता क्योंकि इसे नहीं पता चलना चाहिए कि मैं एक मॉडल से इन सब चीज़ों को सीखा हूँ। डीमन गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, मुझे यकीन है कि अगर मैं तुझे छोड़ देता हूँ तो तू आगे जाके मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, तो मैं तुझे यहाँ से जाने तो नहीं दे सकता। अफसोस की बात है कि तुझे मैं अब बताता हूँ कि मेरी जो असली ताकत है वो कितनी है। मोटर ब्लड बॉडी में दिखाया जाता है कि जितने भी ब्लड है वो आसमान में उड़ रहे होते हैं। जितने भी ह्यूमन होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं, बचाओ, हम लोग मर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। डीमन कहने लगता है, ये जो फीलिंग है ये काफी अच्छा है। लोग हैं पहले ही से मेरे खाना बन चुके थे, चाहूँ अपने आप को ताकतवर बना सकता हूँ क्योंकि ये सब मेरे एक इशारे के थे ना। एमसी सीरियस टोन में कहने लगता है, हाँ इसके साथ खेलना बंद करो, इसे तुम जल्दी संभाल लो। गुस्से में हमारे एमसी को कहने लगता है, तुम मुझे कमांड देने की हिम्मत ना करो। परेशान हो जाता है और मन में सोच रहा होता है, धत तेरी की ये सब चीजें कैसे हो रही है। लगा था कि ये जो जियान है ये इसे लड़ने जाएंगे और मेरे सामने भीख मांगेंगे जिससे मैं बाद में इसकी मदद करने जा सकूं। लेकिन जो अभी हालात हो रही है वो मुझे देखने से ऐसा लगता है कि अब मैं इसे नहीं लड़ पाऊंगा। जो ऑरा है ऐसा लगता है कि ये इंटरटेनिंग रैम में जाने वाला है। चैप्टर कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ वेट कर लीजिएगा और मैंने जो बोला है थोड़ा देख लीजिए। डीमन कहने लगता है, पहले भी मैं इस बॉडी के साथ राइट जैसे डिमोनिक से लड़ा है, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। तुम लोगों ने तो मुझे रोकने के लिए अपने जितने भी होली वेपन है उसका इस्तेमाल कर लिया, तो भी रोक नहीं पाए। आज इस वक्त जो मेरा इमोर्टल बॉडी है वो 70% अपने आप को रिकवर कर चुका है। यकीन है मैं जितने भी लोग हैं उनको अगर खत्म कर देता हूँ और मेरे ताकत को बढ़ा लेता हूँ तो यकीन के साथ मुझे सेंट्रल रीजन में भी कोई नहीं हरा पाएगा। तुम्हें पहले ही मौका दिया था लेकिन तुमने मेरा मौका नहीं लिया, तो अब मरो दर्द भरी मौत। कहने लगता है, ये बहुत बुरा है, इसका जो कल्टीवेशन है वो इंटीग्रेट स्टेट पे पहुंच चुका है। ये अपने आसपास एक सील बनाना होगा, पर हेवनली सील। ब्लड डीमन है वो होंग की प्रोटेक्टिंग सील को पल भर में तोड़ देता है, कारण जो होंग है उसको खून की उल्टी आने लगती है। उसका कल्टीवेशन कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है, मैं इसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपने डेंटियन को जलाना होगा और इससे लड़ना होगा। अपनी पूरी ताकत लगाते हुए हमला करने लगता है। फ्लेम ड्रैगन रेज, जिसके कारण एक गोल्डन रंग का वहां ड्रैगन बन गया होता है क्योंकि ब्लड डीमन के पास जा रहा होता है। ब्लड डीमन है वो हंसने लगता है और कहने लगता है, तुम ये बेकार की कोशिश करना बंद करो, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। चाहे अगर तुम पहले इतनी कोशिश करती तो मेरा कुछ कर पाता है, लेकिन अब नहीं। मेरे सामने ये एक छोटी सी मच्छर है जो मुझे चाबने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे हमले हैं, इन्हें मैं पलक झपकते खत्म कर सकता हूँ। ये सब मेरा ब्लड डोमेन के सामने कुछ नहीं है। ब्लड डीमन है अगले पल में अपने हाथों से ड्रैगन को तबाह कर देता है। फीस्ट में एनर्जी लेके होंग के ऊपर हमला करते हुए कहने लगता है, अब तुम्हारा खेल खत्म होता है। यहाँ होंग अपनी एनर्जी बैनर बनाने की कोशिश करती है। जो होंग है वो परेशान होता है और सोचने लगता है, आखिरकार मैं क्या करूं। मैंने अपनी जितनी भी ताकत है उसे लगा के सबसे ज्यादा ताकतवर एक हमला कर दिया, लेकिन इससे रद्दी भर सभी फर्क नहीं पड़ा है। मुझे अपने प्रोटेक्शन के लिए इस शील्ड को और ताकतवर बनाना होगा। डीमन मारते हुए कहने लगता है, ये जो तुम्हारा शील्ड है ये अब तबाह होता है, कारण जो होंग है उसका शील्ड टूट जाता है। लेकिन टूटने के कारण जो होंग है वो दूर फेंका जाता है और खून की उल्टी करने लगता है। कहा जाता है जहाँ पर होंग गिरा होता है उसी के जस्ट ऊपर में किंग आ गए होते हैं और कहने लगते हैं, इमोर्टल आप ठीक है। लिटिल प्रिंसेस है वो सब देख के घबरा जाती है और कहने लगती है, पिताजी ये सब चीजें क्या चल रही है, ये इतना डरावना क्यों है। किंग है वो घबरा जाता है और कहने लगता है, आखिरकार ये क्या चल रहा है, क्या ये है जो हमारी कंट्री पे इतनी मुसीबतें ला रहा है। उसके पीछे ये है कि जो सुप्रीम इमोर्टल है वो इनसे लड़ नहीं पा रहे हैं, तो जो हम लोग हैं यहाँ से गायब हो जाएंगे हमेशा के लिए। कहा जाता है कि होंग जहाँ पर गिरा होता है वहाँ धुआं धुआं हो गया होता है। मन में सोच रहा होता है, क्या ऐसा ही जो मेरा इमोर्टल बनने का पाथ है वो यहाँ खत्म होने वाला है।
मैं हार नहीं मान सकता इस तरीके से। मुझे सचमुच ये से भीख माँगना पड़ेगा। ये मतलब हमारा एमसी जो कि इसका मास्टर है, ये से तो भीख माँगने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी जो कल्टीवेशन है वो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के मिडिल पे है। पता उससे मुझे भीख माँगना चाहिए जिससे वो इसे आके सँभाल ले। मुझे कोई उम्मीद तो नहीं है रहने के लिए। अगर मैं उससे भीख माँगती हूँ तो जो मेरा प्राइड है वो तो कुछ और सोच पाता। तभी ब्लड डीमन कहने लगता है, मैंने तुम्हें पहले ही मौका दिया था कि मेरे साथ आ जाओ और इमॉर्टल बनो, लेकिन नहीं, तुमने तो माना ही नहीं। अब तुम्हारी मरने की पारी आ चुकी है। जो तुम्हारी ब्लड एसेंस है अब वो मेरे साथ मिल जाएगा जिससे हम दोनों एक साथ ही इमॉर्टल बन पाएंगे। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो ब्लड एसेंस के साथ मैं और तुम एक दूसरे से मिलके एक इमॉर्टल बन जाएंगे। कहा जाता है कि जो ब्लड डीमन है वो होंग के पास हमला कर रहा होता है और होंग जमीन पे गिरा होता है। होंग ब्लड डीमन के प्रेशर के कारण और थके होने के कारण उसका जो माइंड है वो ब्लैंक हो रहा होता है। होंग है वो इस समय ये हालत हो गया होता है कि वो कुछ सोच नहीं पाता। उसे बस एक उपाय मिलता है कि वो अपने मास्टर को बुला ले। इसलिए वो इस बार अपने प्राइड को साइड रख के अपने मास्टर को पुकारने लगता है। मास्टर, मुझे आओ और बचा लो। ब्लड डीमन है वो कहने लगता है, अच्छा तो तुमने एक अपना मास्टर बना ही लिया है। उसे आगे आता और कहने लगता है, डिसाइपल, आखिरकार तुमने मुझे बुला ही लिया ना। एमसी है वो अपने डिसाइपल को बचाने के लिए ब्लड डीमन के सामने आके खड़ा हो जाता है। कहने लगता है, मैं हूं इसका मास्टर। ब्लड डीमन है वो हंसने लगता है और कहने लगता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारा जो हालत है वो इतना गंभीर हो जाएगा। इन जैसे कचड़ों को भी अपना मास्टर बनाने वाली हो। से मुझे तो तुम्हारे ऊपर सिर्फ हंसी ही आ रही है। जो डीमन पाथ है उसके ऊपर एक धब्बा हो। ओंग बहुत गुस्से में होता है और वो मन में सोच रहा होता है कि मैं ये तो डिनाई नहीं कर सकता कि ये मेरे मास्टर बन चुके हैं। मेरे को जान से बचाया है इन्होंने। लेकिन जो ये बेइज्जती हो रही है मेरे साथ, ये मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं करने वाला। आगे कुछ सोच पाता उससे पहले हमारा एमसी कहने लगता है, हाँ मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझे कुछ ज्यादा ही नीचे आंक रहे हो। ब्लड डीमन हंसते हुए कहने लगता है, तुम्हें बिल्कुल भी आसमान और जमीन के बीच के अंतर के बारे में पता ही नहीं है। अपने समय में तुम्हें सिर्फ थूक के ही मार सकता था। होंग अपने आप को हिम्मत जुटाते हुए कहने लगती है, मास्टर मुझे माफ कीजिएगा, मुझे आपको यहाँ बुलाना नहीं चाहिए था। मुझे पता है कि आप ब्लड डीमन का कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी भूल है कि मैंने आपको यहाँ बुलाया। आपके पास ताकत है तो यहाँ से भाग जाइए। मास्टर हमसे कहने लगे, क्या मैं यहाँ से भागूं? सैपल, तुम ये बात ध्यान रखो कि तुम कभी भी मुझे ये ना कहना कि मैं कहीं से भाग जाऊं। तुम देखो कि जो तुम्हारा मास्टर है वो कैसे इसे पलक झपकते खत्म करता है। तब सुन के जो होंग है वो कुछ नहीं कह पाता। ठीक भाई, आपका धन्यवाद, आपने मुझे 10 रुपए भेजा। भाई आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे 20 रुपए भेजा और मैं यहाँ सबको शाउट आउट दे रहा हूँ जिन्होंने मुझे पैसे भेजे हैं। बलवंत सिंह भाई, आपका तो बहुत बड़ा धन्यवाद क्योंकि कम से कम आपने मुझे 40 रुपए भेजा है। लास्ट विजय भाई, आपने भी 10 रुपए भेजा है और अगर कोई भी पिछला वीडियो देख के आता है और उसमें भेजा होगा और मैं इस वीडियो बनाते तक मैं आपको शॉर्ट आउट नहीं दिया होगा तो सॉरी, मैंने आपका देखा नहीं होगा, आगे मैं दे दूंगा। ठीक है, आप लोगों की क्या हरकतें हैं भाई। 2000 से ज्यादा लोगों ने मेरे वीडियो को देख लिया है तो कम से कम इनमें से 50 लोग भी किए रहते तो मैं अपना कुछ कर पाता, लेकिन नहीं, सिर्फ 4 बंदों ने ही मुझे सपोर्ट दिया है। प्लीज यार सपोर्ट दिखा दीजिए। मैं डाल तो रहा हूँ आप लोगों के लिए वीडियो। आज मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मेरे पास खाली टाइम नहीं है। जितने में था उतने में मैंने शॉर्ट एक चैप्टर कवर कर लिया है। ठीक है, तो आई होप आप लोग एंजॉय करो और ऐसे ही सपोर्ट दिखाना। और जिन्होंने मेरे को पैसा भेजा है उसके लिए थैंक्स ब्रो, और जिन्होंने भेजा है उसके लिए तो शुक्रिया। मैं बोल चुका हूँ तो भी मैं बोल दिया, और जो भेजते हैं वो भेज दीजिएगा। और जिनको नहीं आता मैं बता दूं कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर फोन पे में भी किसी का अगर नहीं चलाते हैं तो पिताजी से ही 10 रुपए भिजवा दीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे हो, नहीं करना तो ठीक है बट लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और मैं छोटा वीडियो बनाया हूँ क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ख्याल से तो मैंने 2 मिनट फालतू बात ही कर लिया है, लेकिन इसके अगले चैप्टर में कल ले आऊंगा आई होप।